क्या है वो 3 सीक्रेट जो सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए बहुत जरूरी है। एंड जब हम सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो हमने ये ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है पिछले सेशन में कि सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग मतलब हमने बात की कि 95% जो सक्सेसफुल फंड मैनेजर्स हैं, सक्सेसफुल एडवाइजर्स हैं इस पूरी दुनिया में, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि वो कहीं ना कहीं किसी भी एसेट को उनकी रियल वैल्यू से नीचे खरीदना पसंद करते हैं, उनकी परसीव्ड वैल्यू से डिस्काउंट प्राइसेस पर खरीदना पसंद करते हैं। ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स जो मार्केट में शुरू में आते हैं, और कुछ लोग तो 10 साल 15 साल मार्केट में इन्वेस्टिंग करने के बाद भी इन क्यूरियस केसेस से जूझते रहते हैं। क्या है वो क्यूरियस केस ऑफ रिटेल इन्वेस्टर? कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है, स्टॉक मार्केट में पहली बार आते हैं, उनके साथ यही होता है, ऑल टाइम हाई पर बाय करते हैं, उनके खरीदते ही स्टॉक गिरने लगता है, उनको लगता है अब रिवाइव करेगा, लेकिन वो रिवाइव नहीं करता है, 30% गिर जाता है। मार्केट में 3 टाइप की साइकिल्स होती हैं, इकोनॉमिक साइकिल, बिजनेस साइकिल एंड सेंटिमेंटल साइकिल। हर बार स्टॉक करेक्शन होने के बाद ऑल टाइम हाई बना रहा था, करेक्शन के बाद ऑल टाइम हाई बना रहा था, करेक्शन के बाद ऑल टाइम हाई बना रहा था, बट आपने खरीदा, मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाने की जगह ऑल टाइम लो बना दिया। मार्केट को टॉप और बॉटम कैसे फाइंड आउट करें? क्या है वो सिक्लिकल ट्रिगर्स जो हमें ये बता सकते हैं कि यहाँ से मार्केट बॉटम बना रहा है, यहाँ से ये सेक्टर्स या फिर ये कंपनीज अच्छा करेंगे। तो ऐसे सिक्लिकल ट्रिगर्स के बारे में हेलो हाय एवरीवन। तो पिछले सेशन में हमने क्या क्या डिस्कस किया? ए, हर कोई वैल्यू इन्वेस्टर है तो क्यों नहीं हो रही कमाई। बी, अगर रैंडमली स्टॉक्स भी पिक किए जाएं तो 80% स्टॉक्स 6% से ज़्यादा CAGR बनाते हैं, तो पोर्टफोलियो पॉजिटिव होना चाहिए, बट सेबी के डेटा के हिसाब से 80% इन्वेस्टर्स नेगेटिव में। तो वो क्या प्रोसेसेस हैं जिनसे वैल्यू इन्वेस्टिंग सही तरीके से की जा सकती है, वो हम इस सेशन में डिसाइड करने वाले हैं। वो इस सेशन में मैं आपको रेडीमेड टेम्पलेट्स अगर कुछ हो सकती हैं तो वो मैं आपको ट्रांसफर करने वाला हूँ, राइट? तो द सेशन नेम इज वेरी सिंपल, हाउ टू इन्वेस्ट राइट एंड सिट टाइट। ये जो इन्वेस्ट राइट सेक्शन है, इसमें हम डिसाइड करेंगे कि क्या ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनको अप्लाई करके मार्केट में विदाउट ज़्यादा टाइम एनालिसिस पर वेस्ट किए हम कुछ अच्छे स्टॉक्स पिक कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो हम उनको कितनी लंबी अवधि के लिए उनमें निवेश कर सकते हैं और कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं। For those who don't know me, hi, my name is Nikhil Gangil. I'm a SEBI registered research analyst. This is my SEBI registration number. I'm a founder and CEO Intrinsic Value Equity Advisor. हमारी फर्म का पीक AUA 300 से 320 करोड़ तक रह चुका है, जो कि हमने 48 मंथ्स में एक्वायर किया। आई एम एक्स IIT मद्रास, एक्स लार्सन एंड ट्यूब्रो, एक्स वॉली पार्सन, एंड मोर देन 1 लाख पीपल हमारे स्ट्रेटजीज, हमारे इंसाइट्स के लिए हमको सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, राइट? सो क्या है वो 3 सीक्रेट जो सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए बहुत जरूरी है। एंड जब हम सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो हमने ये ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है पिछले सेशन में कि सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग मतलब वैल्यू इन्वेस्टिंग। हमने बात की कि 95% वो लोग जो सक्सेसफुल फंड मैनेजर्स हैं, सक्सेसफुल एडवाइजर्स हैं इस पूरी दुनिया में, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि वो कहीं ना कहीं किसी भी एसेट को उनकी रियल वैल्यू से नीचे खरीदना पसंद करते हैं, उनकी परसीव्ड वैल्यू से डिस्काउंट प्राइसेस पर खरीदना पसंद करते हैं। तो जब मैं बात करता हूं 3 सीक्रेट सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के, तो ये एक गिवन है कि हम वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, बट कुछ ऐसे भी फैक्ट्स हैं जो वैल्यू इन्वेस्टर्स नहीं जानते हैं या नहीं शेयर करते हैं, वो भी हम बात करेंगे। तो 3 सीक्रेट जो सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के हैं वो हैं साइकिल्स, क्वालिटी एंड वैल्यूएशन। क्या है साइकिल्स? मार्केट में साइकिल्स के बारे में हर कोई बात करता है, लेकिन वो साइकिल्स क्या हैं? क्या मार्केट साइकिल है, क्या इकोनॉमिक साइकिल है, क्या बिजनेस साइकिल है, वो हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे क्वालिटी ऑफ बिजनेस। क्वालिटी एक बहुत सब्जेक्टिव टॉपिक हो जाता है जब भी हम बात करते हैं, क्योंकि क्वालिटी में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव फॉर्मूलाज आ जाते हैं, कुछ पैरामीटर्स आ जाते हैं, फिर सब्जेक्टिव चीज़ें आ जाती हैं, फिर फॉरेंसिक इन्वेस्टिंग आ जाती है, बहुत सारे रेशियोज आ जाते हैं। तो इसको किस तरह से हम 5 मिनट एक्टिविटी बना सकते हैं क्वालिटी को, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और फिर हम डिस्कस करेंगे क्या है रियल वैल्यूएशन। वैल्यूएशंस के बारे में हर कोई बात करता है, हर कोई बात करता है प्राइस टू अर्निंग के बारे में, हर कोई बात करता है प्राइस टू बुक के बारे में, EV बाई EBITDA के बारे में, लेकिन क्या यही वैल्यूएशंस है? क्या मल्टीपल ही वैल्यूएशन है, या फिर वैल्यूएशन की डेफिनेशन कुछ और हो सकती है? और क्या वो वैल्यूएशन ऑब्जेक्टिवली देखे जा सकते हैं और 5 मिनट में डिसाइड किया जा सकता है कि हाँ ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है? ये सारे डिस्कशंस हम आज करने वाले हैं। बहुत लेंदी डिस्कशन होने वाला है और बहुत बड़ा डिस्कशन होने वाला है, बहुत हेल्दी डिस्कशन होने वाला है। हमारे पहले सीक्रेट से हम चालू करते हैं, वो है साइकिल्स। इससे पहले मैं चालू करूं, मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं।
राइट। और इनको मैं बोलता हूँ क्यूरियस केस ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स, क्योंकि ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स जो मार्केट में शुरू में आते हैं, और कुछ लोग तो 10 साल 15 साल मार्केट में इन्वेस्टिंग करने के बाद भी इन क्यूरियस केसेस से जूझते रहते हैं। क्या है वो क्यूरियस केस ऑफ रिटेल इन्वेस्टर? कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है, एक स्टॉक है, एक कंपनी है जो बहुत अच्छा कर रही है, इसके पीएनएल्स अच्छे हैं, उसके बैलेंस शीट्स अच्छे हैं, स्टॉक बहुत अच्छा कर रहा है, हर बार स्टॉक ऑल टाइम हाई बना रहा है, हर 6 महीने में स्टॉक ऑल टाइम हाई बना रहा है, हर 1 साल बाद स्टॉक ऑल टाइम हाई बना रहा है, और उसका जो ओवरऑल ग्राफ है आप देखते हो तो हमेशा आपको ऊपर की तरफ दिखता है, हमेशा पॉजिटिव न्यूज़ दिखती है, सोशल मीडिया, जी न्यूज़, सीएनबीसी, हर कोई loves this stock and finally you decide to buy it। फाइनली आपके पास कैपिटल आया और आपने भी सोचा कि मुझे भी इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि ये तो बहुत बड़ी ग्रोथ कंपनी है। बट जैसे ही आपने बाय किया वो स्टॉक गिर जाता है। द शेयर प्राइस इस कंपनी के 30 से 40% तक करेक्ट हो जाते हैं। ऐसा कितने बार कितने लोगों के साथ हुआ है? ओके, ज्यादातर लोग जो स्टॉक मार्केट में पहली बार आते हैं उनके साथ यही होता है, ऑल टाइम हाई पर बाय करते हैं, उनके खरीदते ही स्टॉक गिरने लगता है, उनको लगता है अब रिवाइव करेगा, लेकिन वो रिवाइव नहीं करता है, 30% गिर जाता है। बात करते हैं क्यूरियस केस ऑफ रिटेल इन्वेस्टर नंबर 2 की। ये उनके साथ होता है जो मार्केट में 1 साल 2 साल से बने हुए हैं, राइट, और उनको ये समझ में आया है कि कभी भी स्टॉक को ऑल टाइम हाई पर नहीं खरीदना है, क्योंकि अगर आप ऑल टाइम हाई पर खरीदोगे तो उस कंपनी के वैल्यूएशन और स्टॉक के वैल्यूएशन ज्यादा मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और ज्यादातर ऐसा होगा कि आप खरीदोगे और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आपको माल बेच के निकल जाएगा। इतनी लर्निंग मिलने के बाद रिटेल इन्वेस्टर्स ऑल टाइम हाई पर खरीदना नहीं चाहते, वो खरीदते हैं अच्छे वैल्यूएशंस पर, अच्छे वैल्यूएशंस उनके हिसाब से। कितनी बार आपके साथ ये हुआ है? ये है क्यूरियस केस ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स 2। कितनी बार आपके साथ हुआ है आपने एक पैटर्न रिकॉग्नाइज किया कि हर बार स्टॉक ऑल टाइम हाई बनाता है, वहां से 30% करेक्ट होता है, ऑल टाइम हाई 30% करेक्शन, ऑल टाइम हाई 30% करेक्शन, ऑल टाइम हाई थोड़ा बहुत करेक्शन, और यहां पर स्टॉक ऑल टाइम हाई बना रहा है, तो आपने ये डिसाइड किया कि मैं इस स्टॉक को ऑल टाइम हाई पर नहीं खरीदने वाला हूं, मैं वेट करूंगा जब स्टॉक अंडर वैल्यूड होगा और इसके अच्छे मल्टीपल्स मुझे मिलेंगे। स्टॉक ने जैसा आपने सोचा, स्टॉक ने एक अच्छा करेक्शन दिया 30% का, 6 महीने में स्टॉक 30% करेक्ट हो चुका है, और यहां से आपको एक रिवाइवल के साइन मिल रहे हैं। यहां पर आपने अपना RSI भी लगा लिया, MACD भी लगा लिया, और आपको प्रमोटर्स से भी एक कमेंट्री मिलने लगी कि किस तरह से वो कैपेक्स कर रहे हैं, या फिर नई साइकिल में जा रहे हैं, या फिर नई दोबारा से डिमांड वापस आ रही है मार्केट में, और आपने यहां पर बाय ना करते हुए एक समझदारी का परिचय देते हुए यहां पर बाय किया। बट मार्केट turned out to be more smarter than you because you bought thinking कि यहां से मार्केट में रिवाइवल होगा, और स्टॉक और करेक्ट हो गया। हर बार स्टॉक करेक्शन होने के बाद ऑल टाइम हाई बना रहा था, करेक्शन के बाद ऑल टाइम हाई बना रहा था, करेक्शन के बाद ऑल टाइम हाई बना रहा था, बट आपने खरीदा, मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाने की जगह ऑल टाइम लो बना दिया। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है, राइट? तीसरा क्यूरियस केस ऑफ रिटेल इन्वेस्टर, अब आप मार्केट में और समझदार हो चुके हो, आपको मार्केट में 3 साल 5 साल का अनुभव हो चुका है, और आपने ये डिसाइड किया कि आप स्टॉक्स को अच्छे वैल्यूएशन मल्टीपल्स पर ही खरीदेंगे। तो आपने डिसाइड किया कि मैं कंपनीज को 50 और 60% के करेक्शन पर ही खरीदूंगा। तो एक कंपनी जिसने पिछली साइकिल में बहुत अच्छा किया था, करीब करीब 50 से 60% तक करेक्ट हो चुकी है, और आपने डिसाइड किया कि इस मार्केट में इस स्टॉक को 50 से 60% करेक्शन पर इस मल्टीपल पर खरीदना ज्यादा मेक सेंस करता है। लेकिन यहां भी मार्केट ने आपको आउटस्मार्ट कर दिया, और उस स्टॉक ने आने वाले 2 से 3 साल तक कुछ भी नहीं किया आपके बाय करने के बाद। ये कितने लोगों के साथ हुआ है, राइट? और चौथा और सबसे फनी क्यूरियस केस ऑफ रिटेल इन्वेस्टर, कोई स्टॉक आपने बाय किया इस प्राइस पर, शेयर ने कोई भी इंक्रीमेंट नहीं दिखाया, और इनफैक्ट 3 से 4 साल तक स्टॉक पूरी तरह से लगाड़ बना रहा, फंडामेंटल्स में कोई चेंजेस नहीं थे, टेक्निकल्स में कोई चेंजेस नहीं थे,
कभी भी ब्रेकआउट देने की कोशिश करता था तो ब्रेकडाउन हो जाता था, ब्रेकआउट देने की कोशिश करता था ब्रेकडाउन हो जाता था, ब्रेकआउट देने की कोशिश करता था ब्रेकडाउन हो जाता था, और फंडामेंटल्स अच्छे नहीं थे, टेक्निकल्स अच्छे नहीं थे, और यहाँ पर आपने इस स्टॉक को एग्जिट करने का बारे में सोच लिया। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आपने सोचा कि मुझे आज मेरा पोर्टफोलियो साफ करना है, और उस सफाई में ये आपने स्टॉक भी एग्जिट कर दिया, और 6 महीने से 8 महीने के अंदर स्टॉक मल्टीबैगर बन गया। ये कितने लोगों के साथ हुआ है? मैं इन चारों केसेस को क्यूरियस केस ऑफ रिटेल इन्वेस्टर बोलता हूं, क्योंकि हर रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ यही होता है। ऑल टाइम हाई पर बाय करते हो, करेक्ट हो जाता है, करेक्टेड स्टॉक को बाय करते हो और ज्यादा करेक्टेड हो जाता है, ऑल टाइम लो पर खरीदते हो, लगाड़ बन जाता है, और लगाड़ को एग्जिट कर देते हो, वो स्टॉक ऑल टाइम हाई पर पहुंच जाता है, मल्टीबैगर बन जाता है 6 महीने से 9 महीने 1 साल के अंदर में। ऐसा क्यों होता है? 90% इन्वेस्टर्स के साथ ये क्यों होता है? इसका रीजन बहुत सिंपल है। द रीजन मोस्ट रिटेल इन्वेस्टर्स लूज मनी इज नॉट गेटिंग द साइकिल राइट। अगर आप साइकिल को सही से पकड़ रहे हो तो ही आपका प्रॉफिट बनेगा मार्केट में, अगर आप साइकिल को सही से नहीं पकड़ रहे हो तो मार्केट में प्रॉफिट नहीं बनेगा। क्वालिटी और वैल्यूएशन प्राइमरी स्टडीज जरूर हैं, लेकिन पूरा गेम यहां पर मार्केट में साइकिल का है। न्यूबी इन्वेस्टर्स को लगता है कि एक क्वालिटी कंपनी को खरीदकर, ऐसी कंपनीज जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ऐसी कंपनीज को खरीदकर, इसके पैरामीटर्स अच्छे हैं, फॉरेंसिक इन्वेस्टिंग लोगों ने की है, वो अच्छी है, वो खरीद के मार्केट में बड़ा पैसा बनाया जा सकता है, जबकि ये रियलिटी नहीं है। जो रियल गेम है मार्केट में, दैट इज टू गेट द साइकिल राइट, एंड दैट इज द सीक्रेट नंबर 1 ऑफ टुडे, राइट? द रियल गेम इज टू गेट द साइकिल राइट। हाउ टू गेट द साइकिल राइट? टू गेट द साइकिल राइट यू हैव टू अंडरस्टैंड द साइकिल। 5 मिनट में समझ लेते हैं कि मार्केट में साइकिल्स कौन सी होती है। मार्केट में 3 टाइप की साइकिल्स होती हैं, इकोनॉमिक साइकिल, बिजनेस साइकिल एंड सेंटिमेंटल साइकिल। इकोनॉमिक साइकिल वो साइकिल है जो कंट्रीज गो थ्रू। जैसे कि हम सबको पता है कि अमेरिका पिछले 200 साल से एक अच्छे इकोनॉमिक साइकिल में है, चाइना पिछले 100 साल से अच्छा कर रहा है, इंडिया पिछले 30-40 साल से अच्छा कर रहा है, बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो अच्छा कर रही हैं, कुछ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं जो डाउन साइकिल में है, राइट? तो वी डोंट हैव टू बी एन इकोनॉमी पीएचडी और इकोनॉमिस्ट टू अंडरस्टैंड कि हमारी इकोनॉमी क्या कर रही है, राइट? तो दैट इज इकोनॉमिक साइकिल। सेकंड है बिजनेस साइकिल। जिस तरह से कंट्रीज अप साइकिल्स और डाउन साइकिल्स में जाती हैं, इट्स अ मल्टी डेकेडल स्टोरी। 10-10 डेकेड्स तक वो ऊपर अप साइकिल में जाती हैं, फिर 10 डेकेड्स तक वो डाउन साइकिल में जाती हैं। इसी तरह से बिजनेसेस भी अप साइकिल्स और डाउन साइकिल्स में जाते हैं, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। हर 5 साल में कोई बिजनेस अप साइकिल में जाके हर 5 साल में डाउन साइकिल में जा सकता है। इस तरह से बिजनेस साइकिल काम करती है। ये बिजनेस में साइकिल्स क्यों आती हैं? सबसे बड़ा रीज़न तो है सप्लाई डिमांड, दूसरा रीज़न है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तीसरा रीज़न गवर्नमेंट की सब्सिडी, गवर्नमेंट टैक्सेशन, जीएसटी। ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जो बिजनेसेस को अप साइकिल और डाउन साइकिल में ले जाने का काम करते हैं। ज़्यादातर सर्विसेज बिजनेस में रेगुलेशंस भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है, राइट? तो बिजनेसेस बहुत अच्छा करते हैं 4 से 5 साल, और फिर वहाँ से उनकी डाउन साइकिल चालू होती है, और फिर वहाँ से उनकी फिर से अप साइकिल चालू होती है। दैट इज व्हाट बिजनेस साइकिल्स आर। और तीसरी है सेंटिमेंटल साइकिल। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम सेम पीएनएल, सेम बैलेंस शीट, फिर भी स्टॉक्स आपने देखा होगा 20-30% अप जाते हैं, 20-30% डाउन जाते हैं, 20-30% अप, 20-30% डाउन होते हैं। ये सेंटिमेंटल साइकिल किस पर डिपेंड करता है? किस फंड मैनेजर ने स्टॉक खरीदा, किस इंस्टीट्यूट ने बाय किया, किसने सेल किया, कहाँ पर बल्क बाइंग हुई, बल्क एग्जिट हुए, प्रमोटर्स ने बाय किया, प्रमोटर्स ने एग्जिट किया, या फिर किस तरह का नैरेटिव चल रहा है मार्केट में, राइट? तो द अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ इंडियन इन्वेस्टिंग इज कि ज्यादातर 90% लोग इस सेंटिमेंटल साइकिल में घुसे होते हैं, और इसीलिए 90% लोग प्रॉफिट की जगह लॉस करते हैं। वो छोटे छोटे इंडिकेटर्स को फॉलो करते हैं, जैसे कि आरएसआई, एमएसीडी। वो देखते हैं कि किसने बाय किया है, किसने सेल किया है, न्यूज़ क्या बोल रही है, किस चैनल ने कौन सी कंपनी को कवर किया है, राइट? जबकि सबसे बड़ा पैसा बनता है बिजनेस साइकिल में। तो बिजनेस साइकिल को 2 मिनट में हम समझ लेते हैं कि ये बिजनेस साइकिल है क्या और कैसे बड़ा पैसा बनता है। तो मान लीजिए आपका एक बिजनेस है, ये बिस्लरी की बॉटल्स बनाना आपका काम है, राइट? नाउ ये बॉटल आपको 1 रुपए की पड़ती है, मार्केट में आप 2 रुपए की सेल करते हो। आपका प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं, कैपेसिटी तो अच्छी है ही है, डिमांड भी बहुत अच्छी है, और आपका बिजनेस बहुत अच्छा काम कर रहा है। मार्केट में आपका लिस्टेड भी है ये बिजनेस,
तो आपका जो स्टॉक प्राइस 1,100 रुपये है वो आपका 1,000 रुपये पहुंच गया है 2 साल 3 साल 4 साल के अंदर। अभी एंट्री होती है कॉम्पिटिटर की। वही बॉटल जो 1 रुपये में आप बना रहे हो वो 1 रुपये में ही बना के 1.5 रुपीज़ में बेच रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, आपकी सप्लाई डिमांड डिसरप्ट हो जाएगी। जो मार्केट में डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी, अभी सप्लाई डिमांड का गैप कम हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे बिजनेसेस रेगुलेटेड बिजनेस होते हैं जिसमें गवर्नमेंट खुद ही आकर बोलता है कि अगर आप 1 रुपये की बोतल बना रहे हो तो 2 रुपये की नहीं बेच सकते, ये कानून है, राइट? दैट इज नॉट फ्री मार्केट, दोज आर रेगुलेटेड बिजनेसेस, बट स्टिल यू हैव टू डू द बिजनेस। तो अगर आपके साथ ये होता है तो जो 100 रुपये का स्टॉक आपका 1,000 रुपये पहुंच गया था, उस दिन से आपकी बिजनेस साइकिल नीचे जाना चालू हो जाएगी, या फिर आप कह सकते हो बिजनेस साइकिल डाउन होना चालू हो जाएगी, राइट? इसके अलावा और क्या रीजंस हो सकते हैं? टैक्सेशन एक रीजन हो सकता है, गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा सकती है। इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। आप एक्सपोर्ट करते थे लेकिन गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी, मतलब चाइना से ज़्यादा बॉटल्स आ सकती हैं, और सब कुछ मिलके आपके सप्लाई डिमांड का जो गैप था वो फुलफिल कर रही है, और आप वो मार्जिन्स नहीं ले पा रहे हो मार्केट से जो आपको लेना चाहिए। 1,000 रुपये का जो स्टॉक प्राइस है वो गिर के आपका 200 रुपये हो गया, क्योंकि आपका बिजनेस साइकिल डाउनसाइड हो चुका है। अब आप एज अ बिजनेसमैन क्या करोगे? सबसे पहला काम तो आपका होना चाहिए अपने कॉम्पिटिटर को स्क्वीज आउट करना। अपनी क्वालिटी पर फोकस करोगे, आप अपने क्लाइंट्स को बताने की कोशिश करोगे हाउ योर प्लास्टिक इज एनवायरमेंटली गुड, ऑर्गेनिक और बायोडिग्रेडेबल इन सम केसेस। आप अच्छे डिस्काउंट्स लाने की कोशिश करोगे, आप क्लाइंट रिलेशन को हैंडल करने की कोशिश करोगे, आप अपने रिफंड पॉलिसीज अच्छा करने की कोशिश करोगे, आप गवर्नमेंट के पास जाके रिक्वेस्ट करोगे कि एक्सपोर्ट ड्यूटी जो उन्होंने लगाई है या इंपोर्ट ड्यूटी जो उन्होंने हटाई है उसको दोबारा से रीस्टैब्लिश करे, अदरवाइज आपका बिजनेस फ्लोट नहीं कर पाएगा। इस तरह के कुछ काम करने में आपको 2 से 3 साल लग जाएगा, और तब तक आपका स्टॉक प्राइस पूरी तरह से इफेक्ट होगा और 1,000 रुपये से 200 रुपये आपका स्टॉक प्राइस चला जाएगा। जब 2 से 3 साल बाद आपने कुछ ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली हैं, वहां से फिर आपके मार्जिन्स ऊपर जाना चालू होंगे, और इस बार फिर से इन्वेस्टर्स आपके मार्जिन्स को देखेंगे, और दोबारा से जो 200 रुपये का स्टॉक है वो 2,000 रुपये जाएगा। एंड दैट इज हाउ स्मॉल कैप बिजनेसेस वर्क, एंड दैट इज व्हाई स्मॉल कैप बिजनेसेस मेक दोस 10x रिटर्न्स फॉर इन्वेस्टर्स ऑल्सो। जब भी मार्जिन्स अच्छे होते हैं 100 रुपये का स्टॉक 1,000 रुपये पहुंच जाता है, जब भी मार्जिन्स खराब होते हैं 1,000 का 200 आ जाता है, फिर जब मार्जिन अच्छे होते हैं बिजनेस एक्सपेंड करता है तो दोबारा से 2,000 रुपये हो जाता है। और इसलिए स्मॉल और माइक्रो कैप कंपनीज में इस तरह के रिटर्न्स भी बनते हैं, लेकिन जब नीचे की तरफ जाता है तो 70 से 80% वैल्यू डिप्लीट भी हो जाती है। मेरे ओपिनियन में सबसे बड़ा पैसा बिजनेस साइकिल में बनता है। तो ये 3 टाइप की साइकिल है, इकोनॉमिक साइकिल, बिजनेस साइकिल एंड सेंटिमेंटल साइकिल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी निखिल गांगिल सर से ये जानना चाहते हैं कि कब किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, कब एग्जिट करना है एंड कब अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना है, तो उसके लिए आप सर के मॉडल पोर्टफोलियो जिसका नाम है रैंकिंग फंडामेंटल्स, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर डिफरेंट ड्यूरेशंस अकॉर्डिंग टू योर इन्वेस्टमेंट हॉराइजन, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड यस, अगर आपने अभी तक हमारी इन्वेस्टिंग कम्युनिटी को नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज डू ज्वाइन दैट, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड चलिए अब वीडियो पे वापस चलते हैं। जब आप इनको ही सुपर इम्पोज कर देते हो या ओवरलैप कर देते हो तो आपका आता है स्टॉक प्राइस। तो स्टॉक प्राइस इज नथिंग बट द सुपर इम्पोजिशन ऑफ ऑल दिस साइकिल, इकोनॉमिक साइकिल, बिजनेस साइकिल एंड सेंटिमेंटल साइकिल। At Intrinsic Value Equity Advisor, what we try to do is we try to calculate maximum and a minimum intrinsic value. We try to reverse engineer into economic cycle, business cycle and sentimental cycle and try to create the minimum intrinsic value and the maximum intrinsic value of the stock, जहाँ पर हम मिनिमम इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास बाय करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर, और मैक्सिमम इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास एग्जिट करने की हम कोशिश करते हैं। किस तरह से ऐसे वैल्यूएशन पैरामीटर्स को हम ऑब्जेक्टिवली देख सकते हैं वो हम बाद में डिस्कस भी करेंगे वैल्यूएशन वाले चैप्टर में। क्या होता है व्हेन यू बाय स्टॉक्स एट द टॉप ऑफ द साइकिल, मतलब इकोनॉमिक साइकिल तो जो कर रहा है वो कर ही रहा है, लेकिन बिजनेस साइकिल टॉप पर है और सेंटिमेंटल साइकिल भी टॉप पर है। तो अगर आप यहां खरीद रहे हो तो आप यहां खरीद रहे हो। बात आ रहा है आपको समझ में? जब आप इन दोनों को सुपर इंपोज करते हो तो ये बनता है, which is nothing but the curious case of retail investor number 1.
अगर आप यहां पर खरीदोगे तो स्टॉक तो नीचे जाना ही है। मान लो कि बिजनेस साइकिल अभी भी टॉप पर है लेकिन सेंटीमेंटल साइकिल नीचे जा चुका है, मतलब गवर्नमेंट ने अभी अभी कोई टैक्सेशन पॉलिसी लगाई है, अभी अभी कोई इंपोर्ट लॉ आया है या एक्सपोर्ट लॉ आया है या फिर कोई मार्केट में नया नया कॉम्पिटिटर आया है, तो आप सेंटीमेंटल वैल्यूज की वजह से स्टॉक 25 से 30% डाउन है, लेकिन बिजनेस साइकिल अभी भी टॉप पर है। इसका मतलब अगर आप यहां खरीद रहे हो जहां बिजनेस साइकिल टॉप पर है और सेंटीमेंटल साइकिल बॉटम पर है, तो आप यहां खरीद रहे हो, विच इज नथिंग बट क्यूरियस केस फॉर रिटेल इन्वेस्टर 2। अगर आप क्यूरियस केस नंबर 1 पर खरीदो या क्यूरियस केस नंबर 2 पर खरीदो, आपका फ्यूचर सेम ही होने वाला है। अगर स्मॉल कैप कंपनी है तो 60, 70, 80% के करेक्शन देखने को मिलेंगे, लार्ज कैप कंपनी है तो 20-30% के करेक्शन देखने को मिलेंगे, बट 3 से 4 साल 5 साल तक करेक्शन को देखने को मिलेगा। क्या एग्जाम्पल है इसके? केस स्टडीज की बात कर लेते हैं। एग्जैक्टली यही केस हमको देखने को मिला एशियन पेंट में, राइट? बिरला ओपस की एंट्री हुई, एशियन पेंट 15 से 20% नीचे गया, बहुत लोगों को लगा कि अंडर वैल्यूड हो गया, तो 20% डाउन पर लोग खरीदने लगे, 2700 पर 2800 पर उनको लगा कि स्टॉक अंडर वैल्यूड हो चुका है, बट वो सिर्फ डाउन साइकिल की शुरुआत थी। आज की डेट में एशियन पेंट्स 30% से ज़्यादा करेक्ट भी हो चुका है, और अगर हम टाइम करेक्शन की भी बात करें तो पिछले 2-2.5 साल में एशियन पेंट ने कोई रिटर्न नहीं दिया है, इनफैक्ट निगेटिव रिटर्न दिया है। तो जब हमने एशियन पेंट की बात की तो सप्लाई डिमांड डिसरप्ट होने वाली थी बिरला ओपस के आने के बाद, और जब हमने बात की थी तब वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई थे, शायद 80 या 90 के प्राइस टू अर्निंग पर था एशियन पेंट, राइट? हिंदुस्तान यूनिलीवर में क्या हुआ? हिंदुस्तान यूनिलीवर में ग्रोथ पाथ इटसेल्फ चेंज्ड। जब प्राइस टू अर्निंग 80 का था या 90 का था, मैंने आपको बताया कि हम मिनिमम और मैक्सिमम इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो हमने मैक्सिमम इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करके, ये सारे पब्लिक ट्वीट हैं बाय द वे, आप ट्विटर पे जाके अगर आप यूज़ करते हो तो जाके चेक भी कर सकते हो, हमने 2020 में ही मैक्सिमम इंट्रिंसिक वैल्यू बता दी थी हिंदुस्तान यूनिलीवर की, विच इज 3059। आज हमको 6 साल हो गए हैं, करीब करीब 6 ईयर्स इज प्रेटी लॉन्ग टर्म। आज भी स्टॉक ने 2800 या 2900 का टॉप बनाया है आज तक पिछले 6 साल में। तो ये पावर है वैल्यूएशन का, ये पावर है सेम साइकिल को डिस्कस करने का। इसमें एग्जैक्टली सेम इंडिकेटर था कि बिजनेस साइकिल इसके टॉप पर थी। बिजनेस साइकिल हिंदुस्तान यूनिलीवर की टॉप पर थी 2020 में। 2020 में आपने कोई भी स्टॉक खरीद लिया होता, टाटा मोटर्स से लेकर कोई स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, कोई भी कंपनी खरीदी होती है, 4 से 5 गुना रिटर्न आपको मिल गया होता। लेकिन मुझे पर्सनली पता है बहुत सारे लोगों ने हिंदुस्तान यूनिलीवर खरीदा, क्योंकि जब मार्केट गिर रहा था 2020 में, मार्च के आप चार्ट लगा सकते हो, निफ्टी नीचे गिर रहा था, तब हिंदुस्तान यूनिलीवर जो प्राइस था वो 10 से 20% का इंक्रीमेंट दिखा रहा था। बहुत सारे लोग इसको एक रिलेटिव स्ट्रेंथ बता रहे थे, राइट? तो सिर्फ रिलेटिव स्ट्रेंथ को फॉलो करना और वैल्यूएशन को भूल जाना, इस तरह से एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। ये हमें सीखने को यहाँ पर मिल रहा है। तीसरा एग्जाम्पल 2022 में, ये आर्टिकल है मेरा, स्पेशलिटी केमिकल और आईटी। मैंने ट्रैप्स की बात की है और अपॉर्चुनिटीज की बात की है 2022 में, 2022 फेब। तो फेब 2020 में मैंने ट्रैप्स की बात की और अपॉर्चुनिटीज की बात की। ट्रैप्स के अंदर मैंने 2 सेक्टर्स को रखा, आईटी एंड स्पेशलिटी केमिकल, और मैंने एग्जैक्टली यही बात की जो अभी हमने 5 मिनट पहले समझी, कि जब इंडस्ट्री साइकिल या सेक्टरल साइकिल टॉप पर है और साइकोलॉजिकल साइकिल या सेंटिमेंटल साइकिल टॉप पर या डाउन पर किसी पर भी हो सकती है, अगर आप बाय कर रहे हो तो यहां पर बाय कर रहे हो, अगर आप यहां बाय कर रहे हो तो दिस इज योर फ्यूचर। पिछले 3 साल से 4 साल में आईटी और स्पेशलिटी केमिकल को एग्जैक्टली यही फ्यूचर मिला है। क्यों? क्योंकि सेक्टर्स इटसेल्फ वाज इन द टॉप ऑफ द साइकिल। और चौथा और लास्ट एग्जांपल, जब 18 अक्टूबर 2024 को पूरा मार्केट ही अपने टॉप साइकिल पर था, तो जो मैं बात कर रहा हूं वो ओवरऑल ब्रॉड इंडेक्स की बात कर रहा हूं, पूरा मार्केट ही 18 अक्टूबर 2024 को टॉप के साइकिल पर था, और ये हमने 16 अक्टूबर को बोला कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ बिग रीसेट, अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कंपनीज विल बी एग्जिटेड फ्रॉम आवर पोर्टफोलियो। हमने 6 स्टॉक्स को एग्जिट किया हमारे पोर्टफोलियो से 16 अक्टूबर को, क्योंकि मार्केट ओवरवैल्यूड भी था और हमको हमारी सिक्लिकल अंडरस्टैंडिंग से समझ में आया कि मार्केट यहाँ पर टॉप बना रहा है। और 16 अक्टूबर को हमने एग्जिट किया, वो भी 10 से 15 दिन लेट ही था। मार्केट ने टॉप बनाया करीब करीब सितंबर में यहाँ पर, बट वी वर एबल टू एग्जिट
एट द राइट टाइम बिकॉज ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग। तो ये होता है जब आप स्टॉक्स को एट द बॉटम ऑफ द साइकिल खरीदते हो। बिजनेस साइकिल बॉटम पर है, सेंटिमेंटल साइकिल टॉप पर भी हो सकता है और बॉटम पर भी हो सकता है। इन बोथ केसेस या तो आप यहां बाय कर रहे हो, या तो यहां बाय कर रहे हो, या तो यहां बाय कर रहे हो, या तो यहां बाय कर रहे हो, यहां बाय कर रहे हो। मतलब आप अर्ली हो सकते हो कंपनीज में, आप गलत नहीं होगे। आप 1 साल पहले हो सकते हो, आप 1-1.5 साल पहले हो सकते हो, आप 2 साल पहले भी बाय कर सकते हो, लेकिन चूंकि आपके वैल्यूएशन सही हैं और चूंकि आप बॉटम ऑफ द साइकिल पर बाय कर रहे हो, जब भी साइकिल टर्न होगी तो मैक्सिमम बेनिफिट के लिए आपको तैयार रहना होगा। और आप यहां पर बाय करके यहां पर जब आप एग्जिट करते हो तो आपके सीएजीआर, ओवरऑल सीएजीआर पोर्टफोलियो के बहुत हाई होते हैं इन द बुल मार्केट। अब इसके एग्जांपल्स की भी बात कर लेते हैं। जब हमने ट्रैप्स की बात की थी 2022 में, यू रिमेंबर हमने फैब 2022 में ट्रैप्स की बात की थी, हमने अपॉर्चुनिटीज़ की भी बात की थी। हमने 5 सेक्टर ऐसे डिस्कस किए थे जहां पर अपॉर्चुनिटीज़ है, रियल एस्टेट, इंजीनियरिंग, इंफ्रा, टोबैको एंड मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। अगर मीडिया और एंटरटेनमेंट हटा दिया जाए तो रियल एस्टेट ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए पिछले 3 साल में, 4 साल में, इंजीनियरिंग ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए, इंफ्रा ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए एंड टोबैको कंपनीज ने भी बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। क्यों? क्योंकि हमने बॉटम ऑफ द साइकिल पर खरीदा। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं बॉटम ऑफ द साइकिल पर खरीदने के? ये है 29 मार्च 2026। ये हमने बोला है 29 ऑफ मार्च 2026। देयर आर 7 रीजन व्हाई आई बिलीव मार्केट हैज मेड बॉटम। अभी हम जून में है, अप्रैल में ऑलरेडी मार्केट रिवेंज रिकवरी दे चुका है। हमने 7 रीजंस बताए कि मार्केट ने बॉटम क्यों बनाया, वो भी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, राइट? तो ये होता है जब आप मार्केट को बॉटम पर बाय करते हो। तो क्वेश्चन यही आता है कि मार्केट को टॉप और बॉटम कैसे फाइंड आउट करें? क्या है वो सिक्लिकल ट्रिगर्स जो हमें ये बता सकते हैं कि यहां से मार्केट बॉटम बना रहा है और यहां से ये सेक्टर्स या फिर ये कंपनीज अच्छा करेंगे। तो ऐसे सिक्लिकल ट्रिगर्स के बारे में आप जानना चाहोगे? तो ये है वो सिक्लिकल ट्रिगर्स जो आपको बताएंगे कि मार्केट में किस तरह का हेडविंड बन रहा है या टेलविंड बन रहा है। और हम में से बहुत सारे लोग इन सिक्लिकल ट्रिगर्स को पहले से यूज करते हैं, बट हमें ये नहीं पता कि हम किस तरह से इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको एक 1 क्लिक सॉल्यूशन भी दूंगा एट द एंड, राइट? प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज, बहुत सारे लोग आप में से प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज यूज करते होंगे कि ऐसी कंपनीज जिसमें प्रमोटर बाय कर रहा है। क्लोनिंग, कैपेक्स, कैश रिच एंड बिग कॉर्पोरेट एक्शंस, एक एक करके हम देख लेते हैं। कितने लोगों को लगता है कि प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज एक बहुत ही नीट ट्रिगर है कि अगर प्रमोटर बाय कर रहा है तो फिर कंपनीज बहुत अच्छा करने वाली है? सबको लगता होगा, राइट? व्हाट इफ आई टेल यू कि प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज सिर्फ 20% अपॉर्चुनिटी है, 80% ट्रैप्स है, राइट? तो ऐसे सेक्टर्स जहां पर प्रमोटर बाय कर रहे हैं, ऐसी कंपनीज नहीं, ऐसे सेक्टर्स। तो लेट्स से एक सेक्टर है जहां पर जिसमें 110 नंबर ऑफ कंपनीज हैं और 110 कंपनीज में से 40 कंपनीज में प्रमोटर बाय कर रहा है। दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो हर कंपनी को देखते हैं, जिन कंपनीज में प्रमोटर बाय कर रहे हैं उन कंपनीज को वो खरीदते हैं, विच इज अ वीक सिग्नल। आई वुड नॉट से वीक, बट वीकर देन दिस। अगर आप सेक्टर लेवल पर ये देखते हो कि अगर 110 कंपनीज हैं किसी सेक्टर में और 40 कंपनीज में प्रमोटर बाय कर रहे हैं, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, ऐसी कंपनीज और ऐसे सेक्टर्स, राइट? तो ऐसे इंडिविजुअल स्टॉक्स जहां पर प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज है, ये एक सिक्लिकल ट्रिगर है। आप किसी भी फ्री वेबसाइट पर डालकर ये क्वेरी डाल सकते हो, या फिर मैं आपको एक खुद ही एक 1 क्लिक सॉल्यूशन दे दूंगा। तो अपॉर्चुनिटीज क्या है? अपॉर्चुनिटीज बहुत सिंपल है। प्रमोटर्स ने मार्केट में सबसे बड़ा पैसा अभी तक बनाया हुआ है और वो कंटिन्यू करेंगे बनाना। इनफैक्ट एस इन्वेस्टर से भी ज्यादा अगर किसी ने पैसा बनाया तो प्रमोटर्स ने बनाया, राइट? और प्रमोटर्स को फॉलो करना हमेशा फायदे की डील ही रही है, बट देयर आर ट्रैप्स ऑल्सो। प्रमोटर्स को पता है कि आप उन्हें फॉलो कर रहे हो, तो दे आर रेडी टू डिसीव यू ऑल्सो। तो इजी टू डिसीव द इन्वेस्टर्स एज दे नो यू आर ट्रैकिंग देम। और बहुत सारे ऐसे केसेस में हुआ है, कुछ केसेस में यहाँ पे फॉलो भी आपको शेयर भी करूंगा। बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि जहां पर प्रमोटर ने बाय किया है, फिर रिटेल इन्वेस्टर्स ने बाय किया है, और उसके बाद प्रमोटर या प्रमोटर के फ्रेंड्स यानी कि फंड्स, FIIs, DIIs ने एग्जिट करके निकल गए हैं और रिटेल इन्वेस्टर का पैसा फंस गया है, राइट? एंड दैट इज व्हाई इट वर्क्स लाइक अ परफेक्ट एग्जिट टूल ऑल्सो।
कभी कभी प्रमोटर्स बहुत ओवर वैल्यूएशन पर अपनी कंपनीज को ही बाय करते हैं ताकि बाकी की पार्टीज निकल सकें या फिर वो खुद भी निकल सकें अगर वो उन्होंने अलग से भी पैसा लेके रखा हुआ है एज अ पब्लिक. समटाइम्स इट वर्क्स लाइक अ वैल्यूएशन जस्टिफिकेशन ऑल्सो, कि अगर मेरा स्टॉक बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है तो मैं खुद ही कंपनी में 0.2-0.5% होल्डिंग बढ़ाकर मैं ये दिखा सकता हूँ कि मेरे वैल्यूएशन बहुत अच्छे हैं क्योंकि आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई कंपनी. एंड ऑलवेज रिमेंबर कि बाइंग हमेशा डंपिंग से पहले होती है. तो अगर बाइंग हो रही है एक्सट्रीम ओवर वैल्यूएशन पर, मतलब डंपिंग होने वाली है. ये पॉजिटिव इंडिकेटर नहीं, ये नेगेटिव इंडिकेटर है. जैसे इस केस को देख लेते हैं. इस कंपनी में, अच्छा इसका उल्टा भी होता है. मान लीजिए कोई कंपनी है जिसको खुद के ही स्टॉक में बाइंग करनी है, जिसमें प्रमोटर्स खुद के ही स्टॉक्स में बाय करना चाहता है. तो अभी इस केस में आप देखोगे ये स्टॉक का अगर आप हिस्ट्री देखोगे करीब करीब 60% यहाँ पर करेक्ट कर चुका है और फिर यहाँ से थोड़ा सा रिवाइवल दिखाना चालू किया स्टॉक प्राइस ने. प्रमोटर खुद इस कंपनी को खरीदना चाहता है तो उन्होंने पहले क्या किया, करीब करीब 0.8% एग्जिट कर दिया. जब प्रमोटर ने एग्जिट किया तो सोशल मीडिया सब जगह यही बात हो गई कि प्रमोटर खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है इस कंपनी के बारे में और यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स ने एग्जिट करना चालू कर दिया. और जब रिटेल इन्वेस्टर्स ने एग्जिट करना चालू किया तो प्रमोटर ने 4% अपनी ही कंपनी में बाय कर लिया और फिर उसके बाद 0.2% बाय उन्होंने जारी रखा. और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इस स्टॉक में क्या हुआ, ये करीब करीब यहाँ से 8 से 10 गुना हुआ ये कंपनी, राइट. जो एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर कर रहा था वो ये, मान लो प्रमोटर को अपने ही कंपनी के स्टॉक्स बेचने हैं या फिर प्रमोटर कॉन्फिडेंट नहीं है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि प्रमोटर मार्केट में आएंगे और अपना कंपनी का एग्जिट कर देंगे. नहीं, प्रमोटर की होल्डिंग पहले 57.86 है तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया 57.88 किया. उसके बाद सेंटीमेंट में कोई बदलाव नहीं आया तो प्रमोटर ने 0.5% और बढ़ाया 58.13 किया. और यहां पर जब रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ये बात पहुंच गई कि प्रमोटर स्टेल्थ मोड में बाय कर रहा है, सोशल मीडिया में ये बात पॉजिटिवली रखी गई और पीआर चलाया गया, उसके बाद प्रमोटर ने पहले 3% बेचा और फिर उसके बाद 3% और बेचा. मुझे इस केस में भी बताने की जरूरत नहीं है स्टॉक के साथ क्या हुआ होगा, राइट. कभी कभी पब्लिक सेक्शन में ऑलरेडी प्रमोटर्स होते हैं. ये सारे के सारे लोग इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं, वीसीज हैं, प्राइवेट इक्विटीज हैं, राइट. ये लोग ऑलरेडी पब्लिक सेक्शन में होते हैं. तो जब कंपनी के स्टॉक प्राइसेस अच्छा करने लगते हैं, 2 गुना 4 गुना 6 गुना हो जाते हैं, तो ये लोग एक सिंपल पेपर वर्क करके प्रमोटर सेक्शन में आ जाते हैं और रिटेल इन्वेस्टर को लगता है कि इस कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग बढ़ रही है. तो जब प्रमोटर होल्डिंग बढ़ने लगती है तो रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम देना चालू कर देते हैं और यहाँ पर बाकी लोगों को एग्जिट मिल जाता है. तो हमें ध्यान रखने की ये ज़रूरत है कि प्रमोटर जेन्युइनली अपनी कंपनी में बाय कर रहा है, अच्छी क्वांटिटी में बाय कर रहा है और पहले से प्रमोटर पब्लिक सेक्शन में अवेलेबल नहीं है. जब हम इतना टेक केयर करेंगे, इतने पार्ट को हम रिसर्च कर लेंगे तो हम बोल सकते हैं कि हाँ प्रमोटर होल्डिंग जेन्युइन है और यहाँ से वैल्यू क्रिएशन होगा. लेकिन 80% केस में मैंने जैसा कि बताया आपको, 80% केसेस में ये केसेस आपको देखने को मिलेंगे. तो इसकी केस स्टडी देख लेते हैं. नवभारत वेंचर, अगर हम बात करेंगे नवभारत वेंचर की तो स्टॉक प्राइस करीब करीब 12 जुलाई के आसपास 47 रुपये था. हमारा बाइंग प्राइस भी 47 रुपये था. मेरा बाइंग प्राइस 47 रुपये था. पर्सनली मैंने बाइंग की थी इस कंपनी में और ये इसका बाइंग प्राइस है. यहाँ पर हमने एग्जिट किया था 514 पर नियरली 2024 में, 4 साल बाद. और ये इसकी बिजनेस साइकिल है. करीब करीब हमने बिजनेस साइकिल बॉटम बनने से 1 साल पहले खरीदा था इस कंपनी को. कंपनी ने बॉटम बनाया 2021 में और हमने इसको जुलाई 2020 के आसपास खरीदा था, राइट. किस तरह से हम इसमें साइकिल्स को समझ सकते हैं कि पहली बात, नवभारत वेंचर पावर इंफ्रा कंपनीज में थी. 2020 में पावर इंफ्रा कंपनीज के आसपास बहुत पेसिमिज्म था. तो पहला हमारा इंडिकेटर सक्सेसफुल हो गया कि बिजनेस डाउन साइकिल में था. बिजनेस डाउन साइकिल में था, यहां था या यहां था या यहां था, इससे फर्क नहीं पड़ता, राइट. दूसरा, वैल्यूएशंस वर माउथ वाटरिंग.
मैं लास्ट में बताऊंगा कि वैल्यूएशंस को किस तरह से ऑब्जेक्टिवली फाइंड आउट करना है कि वैल्यूएशंस अच्छे हैं या नहीं है। और तीसरा वो है ये प्रमोटर होल्डिंग 18 से 19 के बीच में 0.5% के आसपास बढ़ी थी और फिर 19 से 20 के बीच में करीब करीब 2% से दोबारा बढ़ी थी और फिर भी स्टॉक ने कोई भी मूव नहीं दिखाया था। तो करीब करीब आप यहां से देखोगे तो 2% करीब करीब प्रमोटर होल्डिंग बढ़ी है। तो बिजनेस डाउन साइकिल में चल रहा है, प्रमोटर होल्डिंग बढ़ी है और वैल्यूएशंस वर माउथ वाटरिंग। जैसा कि मैंने बोला, सेल्स जो 1000 करोड़ की थी 2019 तक आते आते 30% तक बढ़ चुकी थी, 1300 करोड़ हो चुकी थी। जो नेट प्रॉफिट्स है 79 करोड़ के 166 करोड़ हो चुके थे, मतलब डबल हो चुके थे और स्टॉक ने कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाया था। जो मिनिमम इंट्रिंसिक वैल्यू है कंपनी की वो 47 रुपीज पे थी जब हमने बाय किया, तब उस टाइम पर मैक्सिमम इंट्रिंसिक वैल्यू 250 रुपीज थी। जैसे जैसे कंपनीज के फंडामेंटल अच्छे हुए उसकी मैक्सिमम इंट्रिंसिक वैल्यू भी बढ़ती गई और 2024 में मैक्सिमम इंट्रिंसिक वैल्यू 515 पे थी, हमने एग्जिट भी 515 पर ही किया है, राइट। और ये आप उसके वैल्यूएशंस के चार्ट भी दे सकते हो। दूसरा सिक्लिकल ट्रिगर क्लोनिंग। बहुत सारे लोग क्लोनिंग की बात करते हैं। क्लोनिंग बेसिकली होता यही है कि प्रमोटर की जगह आप किसी एस इन्वेस्टर को फॉलो करते हो। एस इन्वेस्टर विजय केडिया जी हो सकते हैं, जिनका मैंने नाम भी लिया है, डॉली खन्ना जी हो सकते हैं या फिर आशीष कचोलिया जी हो सकते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा किया हुआ है और अपनी कैपिटल को कईयों गुना तक रिटर्न्स दिए हुए हैं, राइट। तो यूजुअली कंसीडर्ड अ क्विक वे टू जनरेट गुड रिटर्न्स। अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली हैं। एस इन्वेस्टर्स प्रो हैं जिन्होंने मार्केट में अच्छा किया है। इट कैन लीड टू अल्ट्रा मल्टीबैगर एंड आपको क्वालिटी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस एस्पेक्ट बिजनेस पर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि कंपनी में कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं हो रहा। बट ट्रैप्स क्या है? हार्ड टू ट्रैक। आपको सर्टेनिटी से पता तभी चल पाएगा जब एक क्वार्टर बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगा, राइट। तभी आपको पता चल पाएगा कि उन प्रमोटर्स ने सच में उन कंपनी में बाय किया है या फिर ये एक फेक न्यूज है। सेकंड पॉइंट सेम है जो कि हम प्रमोटर में होल्डिंग में देखा, इजी टू डिसीव द इन्वेस्टर्स एज दे नो यू आर ट्रैकिंग देम। मैं इसका एग्जांपल भी शेयर करूंगा। इट बिकम्स परफेक्ट एग्जिट टूल। समटाइम्स प्रमोटर्स बाय कर लेते हैं, फिर रिटेल इन्वेस्टर बाय कर लेते हैं और फिर प्रमोटर्स जेन्युइन रीजन की वजह से, एक जेन्युइन रीजन हो सकता है, अभी एक केस आया था मंगलम ऑर्गेनिक्स ने, किसी एक बहुत बड़े इन्वेस्टर ने बाय किया था और उसके बेसिस पर पूरे सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चलाए गए थे। उन्होंने जस्टिफिकेशन भी दी कि बहुत रिस्की है, कोई बाय मत करो, बट फिर भी रिटेल इन्वेस्टर्स ने बाय किया और एक क्वार्टर 2 क्वार्टर बाद ये देखा गया कि वो जो सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर या एस इन्वेस्टर थे उन्होंने उसमें एग्जिट कर दिया, राइट। तो लॉट ऑफ टाइम्स इट बिकम्स अ परफेक्ट एग्जिट टूल, नॉट ओनली जस्ट फॉर एस इन्वेस्टर्स। एस इन्वेस्टर्स का सारा लेके कभी कभी प्रमोटर्स भी एग्जिट कर लेते हैं, राइट, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट नैरेटिव। एंड ये जो न्यूज आती हैं वो हमेशा डंपिंग से पहले आती हैं। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। ये तो एग्जांपल जो मैं शेयर किया वो तो एक जेन्युइन केस भी हो सकता है क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर जस्टिफिकेशन भी दिया। ये जो मैं आपके साथ केस शेयर कर रहा हूं, इट वाज अ परफेक्ट केस ऑफ वेल इल इंटेंशनड एस इन्वेस्टर बाइंग। ये एक स्टॉक था, बहुत जाना माना स्टॉक है ये, और एक दिन न्यूज आती है कि एक बहुत बड़े एस इन्वेस्टर ने इस कंपनी में हिस्सेदारी उठाई है। स्टॉक 20% ऊपर जाता है, 20% का अपर सर्किट लगता है और 16% अप पर ये क्लोज होता है, राइट। इसका मतलब बहुत लोगों ने उस दिन बाइंग करी है। इसके बाद आपको बहुत ज्यादा वॉल्यूम मिलता है आने वाले 8 से 10 दिन तक। इसका मतलब सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर बाइंग कर ली। उसके बाद स्टॉक नीचे नीचे जाना चालू होता है। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पर भी बाय करते हैं, यहाँ पर भी बाय करते हैं, थिंकिंग कि वो एस इन्वेस्टर्स से नीचे खरीद रहे हैं तो उनका प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए। एक क्वार्टर बाद न्यूज़ आती है कि जो एस इन्वेस्टर का नाम लिया गया था इस कंपनी को खरीदने के लिए, मीडिया में, सोशल मीडिया में, अच्छे अच्छे न्यूज़ चैनल्स पर, सारे न्यूज़ चैनल्स ने वो कवर किया था, लेकिन 3 महीने बाद उसी कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में उन एस इन्वेस्टर का नाम दिखता ही नहीं। और जो अपर सर्किट लगा था उस कंपनी में 20% का,
जिस दिन शेयर होल्डिंग पैटर्न आता है उस दिन 20% का लोअर सर्किट लगता है। जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका करीब करीब अपर सर्किट से लोअर सर्किट के बीच में 40% का लॉस होता है। एक बार इस इन्वेस्टर ने अगर एग्जिट कर दिया तो आपके पास कोई रीजन नहीं है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि ये एक बहुत फेमस बट लो क्वालिटी कंपनी थी, राइट? और ये केसेस दे आर वेरी वेरी मोर यूजुअल देन यू थिंक। ये केस कभी भी मीडिया और सोशल मीडिया में केस स्टडी का रूप नहीं लेंगे, राइट? क्योंकि मीडिया और सोशल मीडिया ज़्यादातर जो विनर्स होते हैं उन पर ज़्यादा फोकस करते हैं, राइट? ये केस आपको तभी देखने को मिलेंगे जब आप ही खुद इसके विक्टिम होगे। और मैं 2020 में एक्टिव था, मुझे पता है ये हुआ था बहुत सारे लोगों के साथ। 2016 में भी एक बार हुआ था, 2018 में भी एक बार हुआ था किसी कंपनीज में। तो ऐसी कंपनी से आपको बचकर भी रहना है और ऐसे एस इन्वेस्टर्स से भी बचकर रहना है जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों करते हैं। या तो क्योंकि अगर उन्होंने ट्रेडिंग पर्पज से खरीदा भी है, मान लो ये केस जेन्युइन भी है, राइट, और उन एस इन्वेस्टर ने ट्रेडिंग के पर्पज से खरीदा है, वो तो उस स्टॉक को खरीद के यहाँ पर खरीद के यहाँ पर एग्जिट कर देंगे, राइट? बट आप उसको एज एन इन्वेस्टर खरीद लोगे और आपका 40% लॉस हो जाएगा। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपके एस इन्वेस्टर एक्चुअल में इन्वेस्टर हैं ना कि ट्रेडर भी साइड में। और दूसरी बात, आपको ऐसे इन्वेस्टर्स को फोकस करना है, ऐसे इन्वेस्टर्स को फॉलो करना है जिन्होंने पास्ट में ऐसा कोई जिनका रिकॉर्ड ना रहा हो, राइट? तीसरे सिक्लिकल ट्रिगर की अगर हम बात करते हैं तो है कैपेक्स स्टोरीज। कैपेक्स स्टोरीज को जानते सब लोग हैं। अगर आपको क्वेरी चाहिए तो वो बहुत सिंपल ये है कि अगर नेट ब्लॉक 2 टाइम्स नेट ब्लॉक प्रीसीडिंग ईयर है तो आप ऐसी कंपनीज को ट्रैक कर सकते हो। क्या है अपॉर्चुनिटीज और क्या है ट्रैप्स? ऐसे सेक्टर ज्यादातर ग्रोथ सेक्टर्स होते हैं। कैपेक्स लीड्स टू सेल्स ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ लीड्स टू प्रॉफिट ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ से वैल्यूएशन रेटिंग आता है। अगर सही तरीके से किया जाए तो यहाँ पर ग्रेट मल्टीबैगर अपॉर्चुनिटीज भी बनती हैं और सेक्टरल बेसिस पर हो रहा है। मतलब ये कि एक सेक्टर में 10 कंपनीज हैं और 4 कंपनीज में अच्छे लेवल पर कैपेक्स हो रहा है, तो ये एक सेक्टर में मेगा बिल्डअप का भी इंडिकेशन है। इसका मतलब इस सेक्टर में सप्लाई बहुत कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, और या फिर डिमांड बहुत ज़्यादा आने वाली है आने वाले 3 से 5 साल में, इसीलिए सेक्टर इसके लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो इसको हम ट्रैक कर सकते हैं। बट हर अपॉर्चुनिटी के साथ ट्रैप भी आता है। ज्यादातर कैपेक्स एट द एंड ऑफ द अप साइकिल आता है, जैसा हमने एशियन पेंट के केस में भी देखा, जो कि एग्जैक्टली इस बॉटल बिजनेस के केस में हुआ। कॉम्पिटिटर्स आ गए, कॉम्पिटिटर्स ने कैपेक्स कर दिया और सप्लाई डिमांड फिल हो गया। सप्लाई डिमांड का गैप जब फिल हुआ तो आपके मार्जिन्स गिरने लगे, जब मार्जिन्स गिरने लगे तो आपका स्टॉक प्राइस गिरने लगा 70 से 80%। जबकि बिजनेसेस अच्छे कर रहे हैं, डिमांड है, लेकिन सप्लाई और डिमांड का गैप कम हो गया। और जब गैप कम हुआ तो आपके बिजनेस ग्रो करने के बावजूद आपका स्टॉक प्राइस गिर रहा है। तो ये भी हो जाता है। समटाइम्स इट इज जेन्युइन, समटाइम्स वैल्यूएशन जस्टिफिकेशन के लिए भी केयर करते हैं। जैसे 2000 करोड़ की कंपनी है और ओवर वैल्यूड है बहुत ज़्यादा, तो कभी कभी प्रमोटर्स सिर्फ वैल्यूएशन जस्टिफिकेशन के लिए ही 40-50 करोड़ का 70 करोड़ का कैपेक्स कर देते हैं, लेकिन उस कैपेक्स की कोई वैल्यू नहीं। इट इंक्रीजेस द कंपटीशन, जैसा कि इस बॉटल के बिजनेस में मैंने बताया, या फिर बिरला ओपेस और एशियन पेंट के केस में हुआ। कंपटीशन इंक्रीज हुआ और मार्जिन्स अफेक्ट हो गए मिड टर्म में। पिछले 2 से 3 साल में मार्जिन्स दोनों के ही गिरे हैं और उसकी वजह से स्टॉक प्राइस भी गिरा है। और न्यूज़ तो हमेशा स्टॉक डंप करने से पहले ही आएगी, राइट? चौथा हमारा सिक्लिकल ट्रिगर है कैश रिच। एक ग्रेट वैल्यू आर्बिट्राज है जहां पर कंपनीज के मार्केट कैप प्लस डेट से ज्यादा कंपनी के पास कैश है या इन्वेस्टमेंट भी है। इट कैन बी अ वेरी क्विक मल्टीबैगर। ये एक क्वेरी है जो आप किसी भी फ्री वेबसाइट पर डाल सकते हो, लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि अपॉर्चुनिटीज के साथ ट्रैप भी आता है। अपॉर्चुनिटीज बहुत सिंपल है, जैसा कि मैंने बताया, ग्रेट वैल्यू आर्बिट्राज। जिस कंपनी के पास कैश ही मार्केट कैप से ज़्यादा है उस कंपनी के वैल्यूएशंस तो बहुत अच्छे हैं ही, राइट? क्योंकि उसकी इंटरप्राइज वैल्यू ही नेगेटिव में है। दीज कंपनीज कैन बिकम मल्टीबैगर्स वेरी वेरी क्विकली। अगर कैश को अच्छे से डिप्लॉय किया जाए तो ये कंपनीज 20 गुना से 30 गुना रिटर्न्स भी दे सकती हैं। कुछ एग्जाम्पल भी हम शेयर करेंगे।
बट इसमें ट्रैप्स ये है कि बहुत फ्यू जेन्युइन अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल। लार्ज कैप और मिड कैप में तो ऐसी कंपनीज आपको मिलेंगी ही नहीं। अगर मार्केट डिप्रेस्ड है तो स्मॉल कैप में आपको ऐसी कंपनीज मिल सकती हैं जहां पर कैश मार्केट कैप से ज़्यादा है, और कैश को डिप्लॉय करने के लिए प्रमोटर भी अच्छा होना चाहिए, मैनेजमेंट भी अच्छा होना चाहिए। नहीं तो ज़्यादातर प्रमोटर्स उन कैश को इन्वेस्टमेंट में डाल देते हैं कैपेक्स की बदले, और वो इन्वेस्टमेंट से फिर वो कंपनीज होल्डिंग कंपनीज बन जाती हैं रादर देन द ऑपरेशन, उनका जो कोर ऑपरेशन है उसकी वजह, और फिर स्टॉक बहुत बड़े समय तक लगा रहता है। राइट नाउ, तो ये जितना भी अभी हमने डिस्कस किया, व्हाट इफ आई गिव यू वन क्लिक सॉल्यूशन, राइट? आपको हर डेटा को कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। व्हाट इफ आई गिव यू जस्ट वन क्लिक सॉल्यूशन, हाउ वुड यू लाइक दैट, राइट? तो ये हमने ऑटोमेटेड टूल बनाया हुआ है, यही आपको बता देगा कि कौन से सेक्टर्स हैं जो टेलविंड में जाने वाले हैं, कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें सिक्लिकल ट्रिगर्स दिख रहे हैं, वो सारे सिक्लिकल ट्रिगर जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। तो आप यहाँ पर आएंगे लिंक में आपको, तो आप ये देख रहे हो, मैं लिंक अपसर्च टीम को दे दूंगा तो आप उनसे ले सकते हो, और मार्केट साइकिल में जाके आपको हेडविंड और टेलविंड इंडिकेटर में जाना है, राइट? तो यहां पर आप देख सकते हो कि आपको एक तो पहले तो फुल मार्केट दिखा रहा है कि अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, इसको आप हिस्टोरिकली भी देख सकते हो। फेब 2025 में मार्केट 0.26 हेडविंड टेलविंड इंडिकेटर का स्कोर था, फिर उसके बाद 0.5, 0.7, 0.5, 0.4, 0.6, 0.8, और अभी मार्केट का जो स्कोर चल रहा है वो 1.29 चल रहा है। 1 से अबव मार्केट टेलविंड में होता है, राइट? ये हेडविंड टेलविंड इंडिकेटर है, ये पूरे मार्केट का सिक्लिकल ट्रिगर है। इसके नीचे का जो सिक्लिकल ट्रिगर्स हैं वो आपके सेक्टर वाइज सिक्लिकल ट्रिगर है। तो आप देख सकते हो मार्केट में कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो टेलविंड बना सकते हैं। ग्लास, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, एयरपोर्ट सर्विस, डेटा प्रोसेसिंग, मीट प्रोसेसिंग, सिरेमिक, डाइवर्सिफाइड मेटल, रियल एस्टेट, टेलीकॉम इंफ्रा, फॉरेस्ट, बायोटेक एंड ग्लास कंपनीज। ये वो कंपनीज हैं जिनमें सारे टेलविंड और सारे सिक्लिकल ट्रिगर के इंडिकेटर मौजूद है, राइट? ये आपको एक वन क्लिक सॉल्यूशन मैंने दे दिया, ठीक है? आगे बढ़े। सीक्रेट 1 कंप्लीट करने के बाद अब हम आते हैं सीक्रेट नंबर 2 पर। हर सीक्रेट को मैं पहले कंप्लीट करूंगा, उसके बाद आपको वन क्लिक सॉल्यूशन जरूर देके जाने वाला हूं, ताकि इस एजुकेशन को आप जितना नॉलेज को लेने में या नॉलेज को एक्वायर करने में टाइम लगा रहे हो, उतना टाइम आपको एनालिसिस करने में ना लगाना पड़े, राइट? सो दिस इज सीक्रेट नंबर 2। व्हाट इज सीक्रेट नंबर 2? सीक्रेट नंबर 2 इज क्वालिटी। यहां पर आप जो चार्ट देख रहे हो ये क्वालिटी और वैल्यूएशन के बीच का चार्ट है। एक्स एक्सिस पर क्वालिटी है और वाई पर वैल्यूएशन है। अगर हम इस चार्ट को ढंग से एक बार स्टडी करें तो हमने इसको 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया है। लो क्वालिटी, हाई क्वालिटी, लो वैल्यूएशन, हाई वैल्यूएशन, राइट? तो एक ऐसा क्वाड्रेंट जहां पर क्वालिटी लो है लेकिन वैल्यूएशन हाई है, यहां पर आपको 90% ऑफ द कंपनीज वो मिलेंगी जहां पर 90% स्कैम्स होंगे, पंप एंड डंप होंगे और फाइनेंशियल फ्रॉड्स होंगे। ऐसी सारी कंपनीज जो स्कैम्स, फाइनेंशियल फ्रॉड या फिर पंप एंड डंप निकली हैं अक्रॉस द हिस्ट्री, आपको उनमें सब में एक ही चीज कॉमन मिलेगी, वो होगा क्वालिटी कम और वैल्यूएशन ज्यादा। कौन सी ऐसी कंपनीज हैं? गैंसोल, ब्राइटकॉम, जितनी भी एसएमई कंपनीज जिन्होंने 70 से 80% तक के करेक्शन दिए, जैसे कि जेपी पावर, जेपी एसोसिएट, ज़्यादातर कंपनीज में क्वालिटी लो, वैल्यूएशन हाई आपको इस क्वाड्रेंट में मिलेगा। जहां पर क्वालिटी हाई और वैल्यूएशन भी हाई, ऐसी कंपनीज आपको अंडर परफॉर्मर मिलेंगी। कौन सी कंपनीज के बारे में हमने बात की? हमने बात की एशियन पेंट्स के बारे में, क्वालिटी हाई है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एचडीएफसी के बारे में बात की, कोटक, ये सारी कंपनीज की क्वालिटी बहुत हाई है, बट इनके वैल्यूएशंस हमेशा ही ओवर वैल्यूड रही हैं ये कंपनीज, HUL, और इसीलिए इन कंपनीज ने 5-5, 7-7 साल तक अंडर परफॉर्म किया है। जब ये फेयर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड हो जाएंगे तो ये कंपनीज दोबारा से परफॉर्म करना चालू करेंगे।
ऐसी कंपनीज जहां क्वालिटी भी लो है और वैल्यूएशन भी लो है, ऐसी कंपनीज बनती हैं वैल्यू ट्रैप्स और लगार्ड्स। कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो वैल्यू ट्रैप्स हैं, लगार्ड्स हैं? हैथवे ऐसी कंपनी जो आज से 3 साल पहले भी अंडर वैल्यूड थी, आज भी अंडर वैल्यूड है। राजेश एक्सपोर्ट। और कौन सी ऐसी कंपनीज हो सकती हैं जो आज से 2 साल पहले भी प्राइस टू बुक 0.2 0.3 पर चल रही थी और आज भी 0.2 0.3 पर चल रही हैं, लेकिन ये कभी भी अच्छे रिटर्न्स नहीं देते? क्यों? क्योंकि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हुआ है कहीं ना कहीं। और फिर एक ऐसा सेगमेंट आता है जहां पर क्वालिटी हाई है और वैल्यूएशन लो है। ये सेगमेंट आपको 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना कंपनीज में रिटर्न्स बनाने के मौके आपको देगा। आप उसमें 10 गुना, 20 गुना बनाओगे, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उनको होल्ड करोगे या नहीं। लेकिन कंपनीज जो आप हाईलाइट करोगे उनमें पोटेंशियल होगा 10 गुना या 20 गुना बनाने का। राइट? तो कैसे ऐसी कंपनीज को फिगर आउट करें? राइट? आपने सेक्टर फिगर आउट कर लिया कि ये सेक्टर है जो टेलविंड बना सकता है, ये सेक्टर है जो अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, लेकिन इन सेक्टर में कौन सी कंपनीज को डिसाइड करें, वो हमारा क्वालिटी एनालिसिस करता है। और ये हमारा क्वालिटी फ्रेमवर्क है। क्या बोलता है क्वालिटी फ्रेमवर्क? फाइंड आउट ऑफ फेवर सेक्टर्स। आउट ऑफ फेवर सेक्टर्स जो अपने डाउन साइकिल्स में चल रहे हैं, ऐसे सेक्टर्स जो मैंने बताया आपको जो टेलविंड में जा सकते हैं आने वाले कुछ समय में। राइट? फिर कंपनीज को रैंक करिए 3 साल के सेल्स ग्रोथ, 3 साल का एवरेज आरओसी एंड प्राइस टू बुक के बेसिस पर। आई विल टेल यू हाउ टू डू दैट। इन सारे रैंक्स को ऐड करिए और हर सेक्टर से टॉप 3 आप पिक कर लो। और आफ्टर द ड्यू डिलिजेंस आपको वो कंपनीज खरीदना है जो मार्केट कैप 200, 300, 400 करोड़ है। राइट? मान लीजिए एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम देयर आर 5000 नंबर ऑफ कंपनीज इन द मार्केट। आउट ऑफ फेवर सेक्टर वो सेक्टर्स जिनकी साइकिल डाउन साइकिल में है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। अभी तो मार्केट ने पिछले 1.5 साल से करेक्शन दिया है, तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर होंगे जो आउट ऑफ फेवर मिल जाएंगे, बट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 5 से 7 ऐसे सेक्टर रहते ही है जो आउट ऑफ फेवर रहते हैं। ऐसे सेक्टर रहते हैं जहां पर कोई वैल्यू क्रिएट नहीं हुई है पिछले 5 से 7 साल में। राइट? टोटल नंबर ऑफ कंपनीज आप देख सकते हो 5 से 7 सेक्टर में 500 से 700 सेक्टर, 500 से 700 टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स मिलेंगे आपको उनमें। जब आप उनमें रैंकिंग करोगे तो आपको 25 से 30 कंपनीज मिल जाएगी। 25 से 30 कंपनीज आपके पास पर क्वार्टर होगी, तो जब आप ड्यू डिलिजेंस के बाद 15 से 20 ऐसी कंपनीज को निकाल पाओगे जिनमें जो क्वालिटी कंपनीज हैं। राइट? तो किस तरह से करते हैं ये काम? एक केस स्टडी शो करता हूं और फिर सीधे डायरेक्ट जाएंगे हम वन क्लिक सॉल्यूशन पर। इस बार ऑटो एंसिलरी कंपनीज। 2016 और 17 के बाद ऑटो और ऑटो एंसिलरी कंपनीज ने करेक्शन देना चालू किया, क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी वो ऑटो कंपनीज को इनोवेशन करने के लिए मजबूर कर रही थी, क्योंकि BS4 जो इंजन्स होते थे कार्स में वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं थे। गवर्नमेंट ने उनको बोला कि आप BS6 इंजन्स पर जाओ, और इसलिए ऑटो और ऑटो एंसिलरी कंपनीज को R&D की तरफ जाना पड़ा, और उसकी वजह से उनके स्टॉक प्राइसेस को बहुत घाटा हुआ। ऑटो एंसिलरीज कंपनीज 60-60, 70-70% डाउन हो चुकी थी और उनका डाउन साइकिल चल रहा था। मैंने बोला हर कंपनी की स्टडी हमारी यहीं से चालू होने वाली है कि उस सेक्टर में डाउन साइकिल चल रहा है। तो ऑटो एंसिलरी का डाउन साइकिल चल रहा था, अब वो यहां पर हो सकते हैं, यहां पर हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। ये पता करना कि एग्जैक्टली बॉटम पर है, ये पॉसिबल है ही नहीं। राइट? तो ये उन ऑटो एंसिलरी नंबर कंपनीज की लिस्ट है। करीब करीब 120 नंबर ऑफ कंपनीज थी। तो जो मैंने बात कही, 3 साल के सेल्स ग्रोथ, 3 साल का ROC एंड प्राइस टू बुक, हमने 3 साल के सेल्स ग्रोथ के बेसिस पर रैंक किया। हायर द सेल्स ग्रोथ बेटर द रैंक। 3 साल के ROC के बेसिस पर हमने रैंक किया। हायर द ROC बेटर द रैंक। एंड हमने 3 साल के प्राइस टू बुक के बेसिस पर रैंक किया। लोअर द प्राइस टू बुक बेटर द रैंक। तो सेल्स ग्रोथ, हायर द सेल्स ग्रोथ बेटर द रैंक। ROC, हायर द ROC बेटर द रैंक। बट इन प्राइस टू बुक, लोअर द प्राइस टू बुक बेटर द रैंक। और जब हमने टोटल रैंक की और हमने टोटल रैंक के बेसिस पर सॉर्ट किया, तो हमारे पास ये टॉप 8 से 10 नंबर ऑफ कंपनीज आ गई। GNXL, प्रिसीजन कैमशाफ्ट, हाईटेक गियर, IST, सुंदरम क्लेटन, FM इंडस्ट्री, LG बालाकृष्णन, इंडियन निप्पॉन। राइट? FM इंडस्ट्री को हमने
300 के आसपास, 320 330 के आसपास खरीदा। GNXL को हमने 140 के आसपास खरीदा। दिस इज फॉर इलिस्ट्रेटिव पर्पस, बट हमारी जो बाइंग प्राइस थी वो अलग थी, राइट। तो GNXL का हमने बाइंग प्राइस 141 के आसपास था। फाइनल एग्जिट प्राइस हमने 815 पे बेचा। मल्टीबैगर हमने बनाया इसमें 6x का। FIAM इंडस्ट्री हमने 365 के आसपास खरीदा। फाइनल एग्जिट प्राइस 2530 का था एंड मल्टीबैगर इसमें बनाया 7x का, राइट। इसमें ट्रिगर जो मैंने आपको बताया। तो कंपनीज की रैंकिंग करने के बाद जब हमने कंपनीज का एनालिसिस किया तो हमें समझ में आया कि GNXL रेयर एक्सेल शाफ्ट में करीब करीब 50% का मार्केट शेयर होल्ड करता है। वहीं पर FIAM इंडस्ट्री कन्वीनियंट लाइटिंग में करीब करीब 30% का मार्केट शेयर होल्ड करता है। मतलब बोथ कंपनीज आर मार्केट लीडर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, डाउन साइकिल वाज डोमिनेंट एंड विजिबल इन द स्टॉक प्राइस। करीब करीब 60 से 70% का स्टॉक्स गिर चुके थे। मार्केट वाज वेरी पेसिमिस्टिक अबाउट ऑटो सेक्टर एंड वैल्यूएशंस वर माउथ वाटरिंग। GNXL के अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट 29 करोड़ से 72 करोड़ तक जा चुका था मार्च से 2014 से 2019 में। और केपेक्स अगर हम बात करें तो 10 करोड़ 14 करोड़ 0 करोड़ जो हुआ करता था वो 81 और 88 करोड़ तक पहुंच गया था। तो इसमें वो कैपेक्स वाला हमारा ट्रिगर काम किया, राइट, जो कि कैपेक्स 8 टाइम्स हुआ, राइट। मिनिमम इंट्रिंसिक वैल्यू 138 थी, मैक्सिमम इंट्रिंसिक वैल्यू 1140 थी, हमारी एग्जिट प्राइस 815 रुपए थी। FIAM इंडस्ट्री में अगर हम बात करें, सेल्स 2014 से 2019 में डबल हो चुकी थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 88 करोड़ से 155 करोड़ थे, लेकिन नेट प्रॉफिट 37 करोड़ से सिर्फ 55 करोड़ ही थे। मतलब सेल्स डबल होने के बावजूद भी जो नेट प्रॉफिट है उसमें करीब करीब 70 to 80% का ही इंक्रीमेंट आया था, जो कि इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में एक कंसोलिडेशन या फिर ऑपरेट प्रॉफिट मार्जिन में एक प्रेशर को दिखा रहा था और उसकी वजह से स्टॉक अंडर वैल्यूड भी था। मिनिमम इंट्रिंसिक वैल्यू 260 थी, जो अभी स्टॉक स्प्लिट हो गया है तो 130 दिखती है। और मैक्सिमम इंट्रिंसिक वैल्यू उस टाइम पर हमने जब बाय की तब 900 रुपये थी, लेकिन अभी 2400 रुपये के आसपास थी और हमने एग्जिट किया 2500 रुपये पर, जो कि आफ्टर स्प्लिट 1265 करीब करीब आता है, राइट। इसी तरीके से ये रियल एस्टेट में हमने काम किया। सेम रैंकिंग हमने रियल एस्टेट सेगमेंट में की नवंबर 2021 में, जब सारे सेक्टर्स ओवर वैल्यूड थे। आईटी, स्पेशलिटी केमिकल, मैंने एक आपको आर्टिकल भी शेयर किया जब हमने आईटी और स्पेशलिटी केमिकल के लिए ट्रैप लिखा था। रियल एस्टेट हमको अंडर वैल्यूड लग रहा था एंड जब हमने ये उसकी रैंकिंग की सेल्स ग्रोथ, आरओसी और प्राइस टू बुक वैल्यू के बेसिस पर, ये कंपनीज हमें मिली अरविंद स्मार्ट स्पेस, मैराथन नेक्स्टजेन, अजमेरा रियलिटी, पूर्वांकरा। और मैराथन नेक्स्टजेन का आप 55 रुपये का प्राइस देख सकते हो और हमने इस स्टॉक को 615 रुपये पर एग्जिट किया, करीब करीब 11 गुना। सेम रैंकिंग, सब कुछ सेम। नाउ अगेन आपको ये सब ना करना पड़े, पूरा एक्सेल शीट्स, डेटा कलेक्शन, डेटा का एनालिसिस, ये सब ना करना पड़े, इसलिए हमने इसमें भी एक वन क्लिक सॉल्यूशन देके रखा हुआ है, इंट्रिंसिक वैल्यू रैंकिंग टूल। मैं दोबारा से जाऊंगा हमारे टूल पर। तो एक बार अगर हमारा हेडविंड और टेलविंड इंडिकेटर का एनालिसिस खत्म हो गया है, हमने डिसाइड कर लिया कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जो टेलविंड में है और कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनको हमें ट्रैक करना है, तो सिर्फ और सिर्फ हमको उन सेक्टर्स को क्लिक कर देना है। जैसे कि अगर मैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन को क्लिक करता हूं तो मैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन के रैंकिंग टूल पर पहुंच जाता हूं और वो टूल अपने आप ही सेल्स ग्रोथ 3 इयर्स, आरओसी 3 इयर्स और प्राइस टू बुक के बेसिस पर कंपनीज को अपने आप रैंक कर देता है। अभी पावर डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत कम कंपनीज हैं, इसलिए ये रैंकिंग एनालिसिस उतने अच्छे से काम नहीं करेगा। तो मैं क्या करूंगा, कुछ ऐसे सेक्टर्स में जाऊंगा जिनमें अभी डाउन साइकिल चल रहा है और उन सेक्टर में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे टॉप 5 कंपनीज या टॉप 3 कंपनीज। जैसे कि प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में अगर मैं जाता हूं, तो टोटल करीब 30 नंबर ऑफ कंपनीज हैं। 30 प्रोडक्ट्स में जब हम रैंकिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास आती है गुजरात टूल रूम, फिर मालपानी पाइप्स, इको प्लास्ट, स्वास्तिक प्लास्टिक,
विगर प्लास्टिक, बीडी इंडस्ट्री, पूरू फ्लेक्सी, राइट। इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, टूल नहीं, अपने एनालिसिस के हिसाब से सेल्स ग्रोथ 3 इयर्स, आरओसी 3 इयर्स और प्राइस टू बुक के बेसिस पर टोटल स्कोर हमको दे दिया है। बट इसमें सिर्फ हमको एक चीज मेक श्योर करना है, ऐसा मार्केट कैप हमें हटा देना है जिसमें हम बाइंग नहीं करते। मतलब अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हूं मार्केट कैप 200 करोड़ से नीचे की कंपनीज खरीदने के लिए, तो मुझे यहां पर जाके मिनिमम मार्केट कैप में जाके वो वैल्यू डाल देनी है। तो अगर मुझे मिनिमम मार्केट कैप में मैं 300 करोड़ डाल दूं, तो वो सारी कंपनीज जो 300 करोड़ से कम है वो चली जाएंगी और वो कंपनीज आ जाएंगी जिनके मार्केट कैप 300 करोड़ से ज्यादा है। उसके बेसिस पर मैं रैंकिंग दोबारा से कर सकता हूं। सारी कंपनीज आप देख सकते हो, सारी कंपनीज चेंज हो गई। आरएम ड्रिप, कैप्टन पॉलीप्लास्ट, प्रकाश पाइप्स, डबरिया, टाइम टेक्नोप्लास्ट, प्राइम पॉलीफिन, शीश इंडस्ट्री। तो अभी टोटल नंबर ऑफ कंपनीज है 21। तो मैं क्या करूंगा कि मैं टॉप की 2 या 3 नंबर ऑफ कंपनीज ले लूंगा और बस मेरा यहां पर क्वालिटी एनालिसिस खत्म हो गया। वन क्लिक सॉल्यूशन। पोर्टफोलियो टूल्स में आओ और इंट्रिंसिक वैल्यू रैंकिंग टूल पर क्लिक करो। वो इंडस्ट्री जो अभी डाउन साइकिल में चल रही है, जो हमने टेलविंड में दिखाया, उस सेक्टर को क्लिक करो और टॉप 3 कंपनीज यहां से ले लो, राइट। अगर मैं कोई और एग्जांपल ले सकता हूं तो सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट का मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं और दोबारा से मार्केट कैप के सेगमेंट में 300 करोड़ डाल देता हूं। बस सारा एनालिसिस करना इस टूल का काम है। कौन सी वो कंपनीज हैं जो टॉप कंपनीज हैं, राइट। एसीसी, केसीपी, बिरला कॉर्पोरेशन, स्टार सीमेंट, ग्रेसिम, जेके सीमेंट, जेके लक्ष्मी, एनसीएल, अल्ट्रा टेक सीमेंट। 30 टोटल कंपनीज हैं। तो मैं टॉप की 3 या ज्यादा से ज्यादा 4 कंपनीज पर ही एनालिसिस करूंगा। और आप देख सकते हो सबका मार्केट कैप बहुत कंफर्टेबल है, 25,000, 2,000, 7,000, 8400। बस मुझे इन कंपनीज पर ही अपना एनालिसिस करना है, क्योंकि ये जो सिस्टम है इसने प्रीवियसली मुझे अच्छे रिटर्न्स दिया। सेक्टर डिसाइड हो गया, सेक्टर के अंदर की टॉप 3 कंपनीज डिसाइड हो गई। 10 सेक्टर्स के अंदर टॉप 3 टॉप 4 कंपनीज हो जाती हैं 40 कंपनी। अब इन 40 कंपनीज के साथ क्या करना है, 5 क्वालिटी चेक बताऊंगा और 3 रेड फ्लैग्स बताऊंगा, राइट। लिख लो, 10 साल का बुक वैल्यू ग्रोथ, 10 साल का ईपीएस ग्रोथ, 10 साल का आरओसी, प्रमोटर होल्डिंग 10 साल का और सेल्स ग्रोथ 10 साल का। ये 5 क्वालिटी चेक्स हैं जिनको आपको देख लेना है। 10 साल का बुक वैल्यू ग्रोथ एवरेज 10% CAGR से ज्यादा होना चाहिए। 10 साल का सेल्स ग्रोथ, ईपीएस ग्रोथ सेम 10% CAGR। 10 साल का आरओसी 10% एवरेज, दिस विल बी इन एवरेज नॉट CAGR। प्रमोटर होल्डिंग कंसिस्टेंट होना चाहिए और इंक्रीजिंग होना चाहिए, और सेल्स ग्रोथ भी 10% CAGR। ये आपके 5 क्वालिटी चेक्स हो गए। 5 मिनट लगता है एक कंपनी के लिए देखने के लिए, 15 सेकंड लगता है, सॉरी 15 सेकंड लगता है एक कंपनी के लिए ये क्वालिटी चेक्स देखने के लिए। कौन से वो 3 रेड फ्लैग्स हैं जो आपको देखना है, जो ऐसी कंपनीज आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना है जिसमें ये 3 रेड फ्लैग होंगे। प्रमोटर प्लेजिंग शुड बी लेस देन 1%, और इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ सेइंग इट शुड बी 0%। प्रमोटर प्लेजिंग शुड बी 0%। क्वालिटी टर्नओवर आपका 10% से कम होना चाहिए। क्वालिटी टर्नओवर क्या है, किसी भी कंपनी के टर्नओवर की क्वालिटी। मतलब अगर कोई कंपनी 1000 करोड़ कमाती है तो 1000 करोड़ में से कोर ऑपरेशन में से 900 करोड़ आना चाहिए, मतलब अदर इनकम 100 करोड़ से कम होनी चाहिए। यह है क्वालिटी टर्नओवर। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो शुड बी मोर देन 5, मतलब जो कंपनी का EBITDA है वो एटलीस्ट 5 गुना होना चाहिए जितना वो कंपनी इंटरेस्ट पे करती है अपने लोन्स पर।
तो ये इंटरेस्ट कवरेज रेशो आपका 5 से ज़्यादा होना चाहिए। अब ये क्वालिटी चेक्स और रेड फ्लैग्स का भी वन क्लिक सॉल्यूशन दे दें, राइट। ये सब भी कहीं जाकर देखना ना पड़े और इसके लिए भी किसी डेटा प्रोवाइडिंग कंपनी का सब्सक्रिप्शन ना लेना पड़े, इसलिए हमने इसको भी वन क्लिक सॉल्यूशन कर दिया है। अगेन हम दोबारा से अपने टूल पर आ चुके हैं। अब केसीपी कंपनी है जिसका मार्केट कैप 25,000 करोड़ भी नहीं है और टॉप 3 में भी है, तो मुझे तो सही लग रही है। 2,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब कि स्मॉल और स्मॉल कैप में है, एक अच्छा पोटेंशियल है, 13% का आरओसी है, 4% का सेल्स ग्रोथ है, लेकिन प्राइस टू बुक अच्छा है, 1.16 है, राइट। तो इस कंपनी को हम एनालाइज कर लेते हैं हमारे 5 क्वालिटी चेक्स और 3 रेड फ्लैग्स के बेसिस पर। तो हमें पोर्टफोलियो रिव्यू टूल में जाना है और यहां पर डाल देना है केसीपी और केसीपी को सिलेक्ट कर लेना है और ये आपके पास पूरा एनालिसिस आ जाएगा। फंडामेंटल एनालिसिस, मैनेजमेंट स्कोर, वैल्यूएशन स्कोर और फाइनल रेटिंग। अभी पहला ही हमने स्टॉक सर्च किया और पहले में ही फाइनल रेटिंग गुड आ गई, बट ऐसा नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर स्टॉक में ऐसा गुड आ जाएगा, राइट। अगर मैं फंडामेंटल स्कोर पे क्लिक भी करता हूं तो मैं ये देख सकता हूं कि मेरा टूल क्या क्या सिलेक्ट कर रहा है। मुझे आउटपुट देने से पहले बुक वैल्यू ग्रोथ की हमने बात की थी, 10% से ज़्यादा होना चाहिए। सेल्स ग्रोथ बात की थी, आरओसी की बात की थी, इंटरेस्ट कवरेज रेशो की बात की थी हमने, कैपेक्स की हमने बात की थी सिक्लिकल ट्रिगर में, याद है। क्वालिटी टर्नओवर रेशो की हमने बात की थी, याद है, ठीक है। मैनेजमेंट स्कोर में भी देख लेते हैं, शेयर होल्डर वेरिएशन, प्लेस्ड परसेंटेज, होल्डिंग पर इन्वेस्टर, चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग 3 ईयर्स, चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग क्वार्टरली, इसके बेसिस पर मैनेजमेंट स्कोर भी दिए गए हैं। और तीसरा वैल्यूएशन स्कोर भी दिया गया है। वो सब कुछ जो हम फॉलो करते हैं, प्राइस टू बुक, पीयर वैल्यूएशन, प्राइस टू बुक, प्राइस टू सेल्स, ग्राहम एनालिसिस, intrinsic value analysis and cash rich rating. Please understand these are primary valuation tools. This is not our final valuation tool. वो मैं आपको अभी बताऊंगा फाइनली किस तरह से वैल्यूएशन चेक करना है, फाइनल करने से पहले एक बार कौन सा वैल्यूएशन चेक करना है वो मैं आपको बताऊंगा। बट ये प्राइमरी वैल्यूएशन टूल है और यहां पर कोई भी स्टॉक माइनस में इसका वैल्यू नहीं होना चाहिए, बस ग्रीन नहीं है चलेगा। तो हमने फंडामेंटल स्कोर देख लिया, मैनेजमेंट स्कोर देख लिया, एक और कंपनी डाल के एक बार ट्राई कर लेते हैं, राइट। तो जैसे कि हम मार्केट एनालिसिस पे गए, हेडविंड टेलविंड इंडिकेटर में गए, अब हम ऐसी कंपनी देखेंगे जहां पर टेलविंड चल रहा है, सिरेमिक्स में ये टेलविंड दिखा रहा है, सिरेमिक्स पर मैं क्लिक कर दूंगा, सिरेमिक्स पर ले गया इंट्रिंसिक वैल्यू रैंकिंग टूल में। अब मैंने आपको बताया मुझे 300 करोड़ से नीचे की कंपनी नहीं खरीदनी, टोटल 5 कंपनी आ गई। 5 कंपनी में हमारे पास एशियन, सोमानी, कजारिया, ओरिएंट बेल और नीटको है। तो ऐसा करते हैं कि सोमानी सिरेमिक्स चेक कर लेते हैं। पोर्टफोलियो रिव्यू में हम पोर्टफोलियो रिव्यू टूल पर गए, हमने डाल दिया सोमानी सिरेमिक्स। सोमानी सिरेमिक्स ने फंडामेंटल स्कोर 1, मैनेजमेंट स्कोर 3 और वैल्यूएशन स्कोर माइनस, बस ये हमें नहीं चाहिए, वैल्यूएशन स्कोर माइनस में नहीं चाहिए, मैंने इसीलिए ये एग्जांपल शेयर किया। फंडामेंटल स्कोर पॉजिटिव है, एवरेज है, नेगेटिव नहीं है। मैनेजमेंट स्कोर पॉजिटिव है, एवरेज है, मतलब हम इस कंपनी को एक अच्छी क्वालिटी कंपनी मान सकते हैं। लेकिन वैल्यूएशन स्कोर हमको माइनस में नहीं चाहिए और उसकी वजह से ये पुअर भी दिखा रहा है, राइट। तो प्रिलिमिनरी वैल्यूएशन स्कोर हमें या तो पॉजिटिव या तो एटलीस्ट 0 चाहिए। सो एक एग्जाम्पल हो गया अच्छी क्वालिटी का, एक एग्जाम्पल हो गया खराब क्वालिटी का। एंड अब बात करते हैं थर्ड सीक्रेट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट है, वो है वैल्यूएशन। क्या है वैल्यूएशन? एक बार दोबारा से हम उस चार्ट को देखते हैं जो हमने क्वालिटी और वैल्यूएशन के टाइम पर देखा था, और मैंने आपको बताया कि क्वालिटी है एक्स एक्सेस पर, वैल्यूएशन है वाई एक्सेस पर। लोअर क्वालिटी हाई वैल्यूएशन मतलब 90% स्कैम और पंप एंड डंप मिलता है आपको। हाई क्वालिटी हाई वैल्यूएशन मतलब आपको अंडर परफॉर्मर्स मिलते हैं। लो क्वालिटी लो वैल्यूएशन में आपको वैल्यू ट्रैप्स और लगार्ड्स मिलते हैं, और हाई क्वालिटी और लो वैल्यूएशन में आपको 10x 20x 30x अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। दीज आर अपॉर्चुनिटीज।
दीज विल टर्न आउट टू बी ट्रू जब आप उनको होल्ड करोगे, राइट। बट इसको एक बार वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं। अगर आप ओवर वैल्यूड कंपनीज खरीद रहे हो तो इसका मतलब या तो आपके हिस्से में 90% ऑफ द स्कैम्स, पंप एंड डंप एंड फाइनेंशियल फ्रॉड आएंगे, या तो आपको अंडर परफॉर्मर मिलेगा। आप हाई क्वालिटी कंपनी खरीद रहे हो मतलब या तो आपको अंडर परफॉर्मर्स मिलेंगे या तो आपको 10x मिलेंगे, राइट। दिस विल बी 100% अंडर परफॉर्मर बिकॉज वैल्यूएशन से बड़ा मार्केट में कुछ नहीं। लेकिन अगर आप लो वैल्यूएशन कंपनीज खरीद रहे हो तो या तो आपको वैल्यू ट्रैप्स या लगार्ड्स मिलेंगे और या फिर आपको 10x अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ये 100% अंडर परफॉर्मर्स नहीं होते हैं। वैल्यू ट्रैप्स और लगार्ड्स बनते हैं क्योंकि उनकी कंपनीज में कुछ ना कुछ हेडविंड्स होते हैं। क्या हेडविंड्स हो सकते हैं? मैनेजमेंट लेवल पर हेडविंड हो सकता है, मैनेजमेंट ही कॉम्प्लिसेंट है, काम ही नहीं करना चाहता, पड़े हुए हैं, सैलरी ले रहे हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज में होता है। कोई सप्लाई डिमांड का गैप हो सकता है कि सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत कम है, ग्रोथ नहीं है, सेक्टर में ग्रोथ नहीं है या कंपनी में ग्रोथ नहीं है। जैसा मैंने दूसरी चीज़ें बताई आपको, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का इशू हो सकता है, टैक्सेशन का इशू हो सकता है, जीएसटी का इशू हो सकता है, गवर्नमेंट का इशू हो सकता है, लोकल गवर्नमेंट के करप्शन का इशूज हो सकते हैं, हजारों इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से एक कंपनी वैल्यू ट्रैप और वैल्यू लगाड़ बनती है। और अगर उनमें से एक, दो या मल्टीपल इश्यूज, बॉटलनेक्स रिमूव हो जाएं तो ये कंपनीज भी 10x में आने में टाइम नहीं लगता है। इन कंपनीज में एक अगर अच्छे लेवल का पेशेंस दिखाया जाए तो इनमें से भी 50% कंपनीज 10x अपॉर्चुनिटीज के केस बना सकती है, राइट। विथ द राइट मैनेजमेंट, विथ द राइट चेंजेस, विथ द राइट attitude of government, these companies can definitely become 10x opportunities। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि अगर आपने अच्छी क्वालिटी कंपनी सिर्फ खरीदी है तो एक आपका 50% चांस है कि आपका 10x अपॉर्चुनिटी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में होने का। लेकिन अगर आपने अच्छे वैल्यूएशन पर कंपनी खरीदी है तो 50% हेयर एंड 25% हेयर, आपका एक 75% चांसेस बनते हैं आपके पोर्टफोलियो में 10x अपॉर्चुनिटीज के होने का। वो बनेगा या नहीं बनेगा वो आपके होल्ड करने की कैपेसिटी पर है, राइट। तो और इसीलिए मैं बोलता हूं वैल्यूएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टिंग, और इसको इतना लाइटली पढ़ाया जाता है। मैं बताऊंगा आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है इसके बारे में। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट वैल्यूएशन, एक इंडिकेटर हमें सिखाया जाता है वो है प्राइस टू अर्निंग। आप मीडिया पर, आप सोशल मीडिया पर जाओ, आप मीडिया पर जाओ, टीवी चैनल्स में जाओ, हर कोई प्राइस टू अर्निंग्स के बारे में बात कर रहा है, सेक्टरल अर्निंग्स के बारे में बात कर रहा है, कंपनीज की अर्निंग्स के बारे में बात कर रहा है। जब हम प्राइस टू अर्निंग को यूज करते हैं तो हम ये एज्यूम करते हैं कि जब प्राइस नीचे जाता है तो प्राइस टू अर्निंग भी नीचे जाता है और कंपनी अंडर वैल्यूड बन जाती है, और अंडर वैल्यूड तो कंपनीज खरीदनी चाहिए। इस तरह से जब प्राइस ऊपर जाता है और प्राइस टू अर्निंग भी ऊपर जाता है तो कंपनीज ओवर वैल्यूड बन जाती हैं, और ओवर वैल्यूड कंपनीज बेचनी चाहिए। यही हमें सिखाया गया है। बट प्राइस टू अर्निंग में सिर्फ प्राइस एक फैक्टर है या प्राइस से ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो यहां पर छुपा हुआ है। प्राइस टू अर्निंग में प्राइस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है अर्निंग्स, क्योंकि प्राइस एक क्वार्टर में 10%, 15% या 20% तक ऊपर जा सकता है, लेकिन अर्निंग्स 50%, 70% और 3000% भी ऊपर जा सकती है या 70% नीचे भी आ सकती है। यही रियलिटी है, और इसीलिए अर्निंग्स प्राइस टू अर्निंग को ज्यादा गवर्न करती है, ना कि प्राइस। हम ज्यादातर कंपनीज में जब इन्वेस्ट करते हैं स्मॉल कैप्स में करते हैं, माइक्रो कैप्स में करते हैं, मिड कैप्स में करते हैं, और इसीलिए अर्निंग्स वॉलेटाइल होने की वजह से प्राइस टू अर्निंग पूरी तरह से इररिलेवेंट हो जाता है। मार्केट में कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि अगर आप स्मॉल माइक्रो कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो सिक्लिकल कंपनीज होती हैं और इसीलिए प्राइस टू अर्निंग उल्टा कर देना चाहिए,
50 के प्राइस टू अर्निंग पर खरीद लेना चाहिए और 5 के प्राइस टू अर्निंग पर बेच देना चाहिए। ये तो और भी गलत है, राइट? क्योंकि इसके पीछे तो कोई लॉजिक ही नहीं है ना। ये तो बहुत ही इलॉजिकल सी बात है। ये कहना कि प्राइस टू अर्निंग रिलेवेंट नहीं है, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, दिस इज मोर लॉजिकल, राइट? इसका भी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। लीडिंग स्टील कंपनी मैंने लिए, कुछ कमेंट्स आएंगे कि ये तो सिक्लिकल है, बट ठीक है, देख लेते हैं। अगर प्राइस टू अर्निंग हैज टू वर्क, इसका मतलब, अच्छा ये जो मेरे ऊपर वाला चार्ट है ये प्राइस का चार्ट है और ये जो चार्ट है प्राइस टू अर्निंग का चार्ट है, मतलब वैल्यूएशन का चार्ट है, राइट? तो अगर प्राइस टू अर्निंग हैज टू वर्क, इसका मतलब मैं लोअर प्राइस टू अर्निंग पर खरीदूंगा, हायर प्राइस टू अर्निंग पर निकाल दूंगा। हायर प्राइस टू अर्निंग है, नहीं खरीदूंगा, 35 का प्राइस टू अर्निंग है। लोअर प्राइस टू अर्निंग है, डेफिनेटली खरीदूंगा। हायर प्राइस टू अर्निंग है, बिल्कुल भी नहीं खरीदूंगा इस स्टॉक को मैं। और लोअर प्राइस टू अर्निंग है, मैं डेफिनेटली स्टॉक को खरीदूंगा, राइट? दैट इज व्हाट इट शुड बी। अभी हम देख लेते हैं लोअर प्राइस टू अर्निंग खरीदने पर और हायर प्राइस टू अर्निंग बेचने पर क्या होता है। 2014 में अगर मैं लोअर प्राइस टू अर्निंग पर खरीदता हूं तो मैं यहां खरीद रहा हूं, अगर मैं हायर प्राइस टू अर्निंग पर बेच रहा हूं तो मैं यहां बेच रहा हूं। ये चार्ट छोटा होने की वजह से दिख कम रहा है, बट ये एटलीस्ट हमने यहां पर 25 से 30% का लॉस किया है। एग्जैक्टली ऑपोजिट जो हमको सिखाया गया है। हो सकता है एक कोइंसिडेंस है। अगर मैं यहां पर इस स्टॉक को नहीं खरीद रहा हूं क्योंकि हायर प्राइस टू अर्निंग है, करीब करीब 25 से 30 का प्राइस टू अर्निंग है, मैं स्टॉक को यहां पर नहीं खरीद रहा हूं, तो ये स्टॉक करीब करीब 3 से 6 महीने में डबल हुआ है। यहां पर इसका लोअर प्राइस टू अर्निंग है, अगर मैं यहां पर इसको खरीद रहा हूं तो मुझे करीब करीब 60 से 70% का लॉस होता है आने वाले 2 साल में। ये स्टॉक 70% नीचे जाता है। 80 रुपए प्राइस है इसका और 80 रुपए से ये 30 रुपए जाता है, जितना भी लॉस है, 60 है, 55 है, राइट? यहां पर प्राइस टू अर्निंग इसका बहुत हाई है। पूरा मीडिया, सोशल मीडिया, फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोग आपको यही बोलने वाले हैं कि यहाँ पर इस कंपनी को खरीदने का कोई सेंस नहीं है। अगेन, अगर मैं इसको यहाँ नहीं खरीद रहा हूँ या यहाँ नहीं खरीद रहा हूँ, यहाँ पर भी बहुत ओवर वैल्यूड है, तो मैं यहाँ नहीं खरीद रहा हूँ, इसका मतलब अगर मैं यहाँ नहीं खरीदता हूँ तो ये स्टॉक यहाँ से 3 गुना होता है आने वाले सिर्फ 9 महीने में। और फिर यहाँ पर स्टॉक बहुत ही अंडर वैल्यूड हो जाता है। अगर मैं यहाँ खरीद रहा हूँ तो यहाँ पर फिर से मेरा वही कहानी, 50 से लेकर 70% का मेरा यहाँ पर लॉस होने वाला है। और यहाँ तो यहाँ पर बेचूंगा मैं, या तो यहाँ पर बेच दूंगा। और अगर मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा पेशेंस है तो मैं इस स्टॉक को यहाँ खरीद के यहाँ पे निकालने वाला हूँ या यहाँ पे निकालने वाला हूँ, राइट? हायर से हायर पेशेंस वाले यहाँ पर खरीदते हैं, मतलब यहाँ पर, और यहाँ पर बेच देते हैं क्योंकि प्राइस टू अर्निंग बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है और 0% रिटर्न्स लेके निकल जाते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा वैल्यू एडिशन उसके बाद ही होता है। जब भी हम ये केस डिस्कस करते हैं एक ही डाउट आता है। क्या डाउट है वो? कि ये तो आपने स्टील कंपनी शेयर कर दी, राइट? बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो सिक्लिकल नहीं है। कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो सिक्लिकल नहीं है? एफएमसीजी। एफएमसीजी के अलावा कोई से भी ऐसा सेक्टर नहीं है एज पर आर स्टडी। कोई भी ऐसा सेक्टर, 99.9% ऑफ द कंपनीज आर सिक्लिकल। In fact, FMCG is also cyclical. I'll share you the example. 99%. क्यों? क्योंकि ऐसी कोई भी कंपनी या ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जो A एग्रीकल्चर, B मेटल और C डॉलर रेट से अफेक्ट ना करता हो। और ये तीनों ही चीजें सिक्लिकल है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी सिक्लिकल है, कमोडिटीज भी सिक्लिकल है। कमोडिटी तो पूरा मार्केट सिक्लिकलिटी के बेस पर ही बना है। कोई भी कंपनी, कोई भी सेक्टर या तो इनमें डायरेक्टली ट्रेड करते हैं या फिर इनके डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स बनाते हैं। मतलब ऑटो सेक्टर इज नथिंग बट मेटल डेरिवेटिव, राइट? वो मेटल कहीं से लेते हैं एज अ रॉ मटेरियल, फिर वो इक्विपमेंट्स कहीं से लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स और दूसरे इक्विपमेंट्स, लेदर प्रोडक्ट्स वो कहीं से लेते हैं, और उस तरह से वो अपना ऑटो सेक्टर, अपनी कंपनी, गाड़ियाँ खड़ी करते हैं। और इसी तरह से एफएमसीजी भी एक सिक्लिकल सेक्टर है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये
हिंदुस्तान यूनिलीवर की रिपोर्ट ही कह रही है। तो ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन हमको फेस करने को मिलता है, एफएमसीजी इज नॉट सिक्लिकल। एफएमसीजी का एग्जांपल दिखाओ, राइट? एफएमसीजी भी सिक्लिकल है। तभी जब हायर वैल्यूएशंस पर वो थे, उसके बाद से वो करेक्ट ही कर रहे हैं। स्टॉक प्राइस में उतना करेक्शन देखने को नहीं मिला है, बट आपने अपॉर्चुनिटी लॉस कर दी। पिछले 6 साल में एफएमसीजी में कोई पैसा नहीं बना, जबकि सारे सेक्टर्स ने अच्छा पैसा बनाया। तो वो एक अपॉर्चुनिटी लॉस भी बहुत बड़ा लॉस है। और अब 6 साल बाद 2024-2025 में वो खुद ही बोल रहे हैं कि एफएमसीजी के वॉल्यूम ग्रोथ डाउन हुए हैं, अर्बन जो ग्रोथ है वो गिरी है, प्लस वॉलेटाइल कमोडिटी प्राइसेस। मतलब एफएमसीजी कंपनी, सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी जिसको नॉन सिक्लिकल होने का ब्रांड एम्बेसडर समझा जाता था, वो खुद ही बोल रहा है कि हमारे स्टॉक प्राइसेस करेक्ट इसलिए हुए हैं क्योंकि जिन कमोडिटी को हम एज अ रॉ मटेरियल खरीदते हैं उनके प्राइसेस वॉलेटाइल हैं। HUL खुद अपनी एनुअल शीट में ये बोल रहा है कि हम सिक्लिकल हैं। क्रूड प्राइसेस आप ये देखो, सोडा ऐश प्राइसेस, पाम ऑयल प्राइसेस, टी प्राइसेस, स्किम्ड मिल्क प्रोडक्ट्स, बेसिकली ऑल दीज आर ईदर एग्री प्रोडक्ट्स और केमिकल, एंड बोथ आर सिक्लिकल, राइट? तो अगर कोई भी कंपनी अगर एग्रीकल्चर, केमिकल, मेटल, इन कंपनीज के डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स बना रही है, तो वो कैसे नॉन सिक्लिकल हो सकती है, राइट? तो कोई भी कंपनी नॉन सिक्लिकल नहीं है, सारी कंपनी सिक्लिकल है। टाइम पर पता चलता है कि वो नॉन सिक्लिकल है, टाइम पर पता चलता है कि वो सिक्लिकल है। 2017 में ऑटो सेक्टर को भी नॉन सिक्लिकल बोला जाता था, क्योंकि इसको एज अ रिटेल सेगमेंट बोला जाता था कि कंपनी ये कंपनीज तो हमेशा अच्छा करेंगी। और स्टोरी क्या थी? स्टोरी ये थी कि इंडिया एज अ कंट्री ग्रो कर रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, हर कोई कारें खरीदेगा, हर कोई ग्रोथ देखेगा, और जितनी कारें इंक्रीज होंगी, और कारें हमेशा बेची जाती हैं किसको? रिटेल क्लाइंट्स को, राइट? इसमें कोई B2B डील्स तो है नहीं। तो ये रिटेल सेगमेंट है और इसलिए ये भी नॉन सिक्लिकल है। बट 2016 के बाद क्या हुआ हमने देखा, ऑटो सेक्टर गिरा 50%, ऑटो एंसिलरी गिरे 70%। तब हमने खरीदा था FEM इंडस्ट्री और GNA एक्सेल, अगर आपको याद होगा पहले सेगमेंट में हमने बात की थी। तो हर 6 से 7 साल में एक सेक्टर ऐसा उठ के खड़ा होता है जिसको नॉन सिक्लिकल घोषित कर दिया जाता है। बट ये आपके कॉमन सेंस पर डिपेंड करता है कि आप उस नैरेटिव को बाय करते हो या नहीं करते हो, राइट? तो आई होप वी हैव एस्टेब्लिश्ड कि हर सेक्टर और हर कंपनी सिक्लिकल होती है। प्राइस टू अर्निंग के बाद डिस्कस करेंगे प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ। प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ साउंड्स वेरी इंटेलिजेंट। क्यों? क्योंकि मैं प्राइस टू अर्निंग को तो बाय कर रहा हूं, कंपनीज के वैल्यूएशन को बाय कर रहा हूं, लेकिन ग्रोथ को देखते हुए बाय कर रहा हूं। मतलब मैं एक कंपनी है जिसकी 40 के प्राइस टू अर्निंग पर भी खरीद सकता हूं इफ दे हैव 40% अर्निंग ग्रोथ फॉर लास्ट 3 years। प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ PE से भी ज्यादा वॉलेटाइल है। मतलब ये कि अगर प्राइस टू अर्निंग में वॉलेटिलिटी फैक्टर है अर्निंग्स, जो कि 50-70% से गिर सकता है, माइनस में भी जा सकता है, अगर माइनस में अगर माना जाए तो 200% से भी गिर सकता है। लेकिन PEG में अर्निंग्स तो गिर ही सकता है, लेकिन ग्रोथ, जब अर्निंग गिरेगा तो ग्रोथ के साथ गिरेगा। तो दैट्स लाइक वॉलेटिलिटी स्क्वायर, राइट? इफ दिस इज वॉलेटाइल देन दिस इज वॉलेटाइल स्क्वायर। एक एग्जांपल मैंने शेयर किया, अशोक लेलैंड। प्राइस टू अर्निंग क्या है? 31 सॉरी। PEG रेशो क्या है? 0.11। PEG के हिसाब से तो बहुत ही अंडर वैल्यूड है। क्यों है ये अंडर वैल्यूड? अंडर वैल्यूड इसलिए है क्योंकि इसके लास्ट 3 years का प्रॉफिट ग्रोथ 284% था। दिस इज एज पर दिसंबर 2025 क्वार्टर। एंड मैंने कहा कि एक बैड क्वार्टर आएगा, वो भी प्रॉफिट मेकिंग। एक बैड क्वार्टर आएगा, नेट प्रॉफिट 3500 करोड़ से 3100 करोड़ चला जाएगा, मार्केट कैप सेम मान के चलते हैं, प्राइस टू अर्निंग 31 का 36 ही होगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन PEG जो 0.11 है वो
1.28 हो जाएगा, 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा पीईजी। और जब पीईजी 10 टाइम्स इंक्रीज होगा तो क्या होगा? कैपिचुलेशन। और दिसंबर 2025 के बाद अगर आप अशोक लेलैंड का चार्ट भी देखोगे तो वो दिसंबर के बाद ऐसे ऐसे करके फिर वो अभी टॉप से आई थिंक 30% करेक्शन दे चुका है। अंडर वैल्यूड स्टॉक्स भी करेक्शन देते हैं, ओवर वैल्यूड स्टॉक्स भी करेक्शन देते हैं। ऐसा कोई स्टॉक नहीं है पूरी दुनिया में जो करेक्शन नहीं देता है, लेकिन जब अंडर वैल्यूड स्टॉक्स करेक्शन देते हैं तो उनकी रिकवरी फास्ट होती है। लेकिन जब ओवर वैल्यूड स्टॉक्स करेक्शन देते हैं तो वो करेक्ट होते रहते हैं और वो क्यूरियस केस ऑफ रिटेल इन्वेस्टर 1, फिर 2 और फिर 3 क्रिएट करते हैं, राइट? जो हमने शुरू में पढ़ा था। एंड दिस इज व्हाट ब्रिंग्स मी टू द सीक्रेट नंबर 3, दैट इज डू नॉट यूज पीई और पीईजी रेशोज। सिर्फ एक ही ऐसा सेगमेंट है बिजनेसेस का, या एक ही ऐसा फेज है जहां पर पीई और पी बाई ई और पीईजी काम करता हुआ आपको मिलेगा। किसी भी बिजनेस के 4 फेज होते हैं: स्टार्टअप, हाइपर ग्रोथ, सेल्फ फंडिंग, ऑपरेटिंग लेवरेज, कैपिटल रिटर्न एंड डिक्लाइन। सिर्फ एक ऐसा फेज है, कैपिटल रिटर्न, जहां पर प्राइस टू अर्निंग आपको काम करता हुआ मिलेगा। बाकी टाइम अर्निंग वॉलेटिलिटी की वजह से प्राइस टू अर्निंग कभी काम नहीं करेगा। एंड दैट इज व्हाट ब्रिंग्स मी टू द सीक्रेट नंबर 3, हाउ टू करेक्टली वैल्यू स्टॉक्स। कुछ ऐसे एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूंगा जहां पर हमने करेक्टली वैल्यू स्टॉक्स को वैल्यू किया है, और फिर मैं उसके आपको से पूछूंगा कि मैंने क्या यूज किया। अगर आप गैस कर पाते हो तो बेस्ट है, नहीं गैस कर पाते हो तो मैं आपको बताऊंगा। टाटा पावर करीब करीब हमने यहां पर बाय किया 2019 में, 20 से पहले। जितने भी एग्जांपल मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि 2020 मार्च से लेके मई वाले एग्जांपल शेयर ना करूं, क्योंकि उस टाइम पर अंडर वैल्यूड मार्केट था ही। तो हमने ये 2019 में करीब करीब बाय किया और द स्टॉक बिकेम 8x। हमने उस कंपनी में 6x बनाया। मजगांव डॉक 2022 में हमने यहाँ पर बाय करने की कोशिश करी, यहाँ पर हमने 265 पे बाय किया, स्टॉक ने 20x बनाया, हमने 8.5x बनाया। GRM ओवरसीज, ये हमने स्टॉक ने 80x बनाया, बट हम लोग बहुत अर्ली एग्जिट लेके 5-6x के आसपास निकल चुके थे। फीएम इंडस्ट्री अगेन 2019 का स्टॉक है ये, 15 गुना से ज़्यादा ये कंपनी रिटर्न दे चुकी है, हमने भी इसमें 7 गुना रिटर्न बनाया। GNA एक्सेल ने 8 गुना रिटर्न दिया, हमने भी इसमें 6 गुना बनाया। मैराथन नेक्स्ट जेन कंपनी ने 12 गुना बनाया 2021 से, हमने इसमें 11 गुना बनाया। एंड पावर मैक प्रोजेक्ट, जिसमें कंपनी ने 10 गुना बनाया प्राइस और हमने 5 गुना बनाया। नाउ कोई गैस करना चाहेगा कि हमने कैसे करेक्टली वैल्यू स्टॉक किया, करेक्टली वैल्यूएशन हमने किया स्टॉक्स का। प्राइमरी वैल्यूएशन मैं आपको बता चुका हूँ, आप पोर्टफोलियो रिव्यू पर जाओ, कंपनीज पर क्लिक करो, आपके वैल्यूएशन आपको दिख जाएंगे कि प्राइमरीली स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। बट हाउ डिड वी करेक्टली वैल्यूड स्टॉक्स? सो ये जो फॉर्मूला है, ये कुछ बहुत अच्छे वैल्यू इन्वेस्टर आए, और जैसे कि क्रिस्टोफर ब्राउन, जैसे अगर आपने उनका नाम सुना हो तो, जोएल ग्रीनब्लेट, इसके अलावा हावर्ड मार्क्स, बहुत सारे ऐसे वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं जिन और सक्सेसफुल फंड मैनेजर्स हैं जिन्होंने वैल्यूएशन फार्मूलाज के बारे में बात की है, और उसमें से कुछ फार्मूलाज हमने निकाल के इस वैल्यूएशन फार्मूला के बारे में मैं बात करूंगा। और ये वैल्यूएशन फार्मूला बहुत सिंपल है और इसको बहुत ऑब्जेक्टिवली मैंने रखने की कोशिश करी है, ताकि ज़्यादा टाइम भी ना लगे और एक फेयर व्यू भी मिल जाए कि ये कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, ताकि डिसीजन में हेल्प हो जाए। हमने क्वालिटी देख ली, हमने साइकिल्स देख ली, हमने कंपनीज के रैंकिंग भी कर ली, राइट? अब हमको डिसीजन लेने के लिए वैल्यूएशन की ज़रूरत है। आप क्या खरीदते हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप किस प्राइस पे खरीदते हो इससे फ़र्क पड़ता है। हमें इस नॉलेज की बहुत ज़रूरत है कि किस वैल्यूएशन पर खरीदना है। तो क्या फॉर्मूला है? प्राइस टू बुक, प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू कैश फ्लो, लेस देन 5 ईयर एवरेज प्राइस टू बुक, सेम प्राइस टू सेल्स, सेम प्राइस टू कैश फ्लो।
दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। प्राइस टू बुक, प्राइस टू सेल्स एंड प्राइस टू कैश फ्लो को उन्हीं के 5 साल के एवरेज या मीडियन प्राइस टू बुक, प्राइस टू सेल्स और प्राइस टू कैश फ्लो से आपको कंपेयर करना है। कोई भी फ्री वेबसाइट पर आप जाओगे तो आपको मीडियन, प्राइस टू बुक, प्राइस टू सेल्स दिख जाता है। ये आपको डॉटेड लाइन दिख रही होगी, ये प्राइस टू बुक की लाइन है। जैसे मैंने प्राइस टू बुक इलिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यहाँ पर रखा हुआ है, बट प्राइस टू सेल्स भी यूज करना है, प्राइस टू कैश फ्लो भी यूज करना है। प्राइस टू कैश फ्लो के लिए आपको एक्सेल शीट्स डाउनलोड करनी पड़ेगी, प्राइस टू कैश फ्लो ऐसे नहीं दिखता है। तो 3 आपको इंडिकेटर यूज करना है, प्राइस टू बुक, प्राइस टू सेल्स एंड प्राइस टू कैश फ्लो। अगर 5 साल के एवरेज प्राइस टू बुक, प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू कैश फ्लो से लेस देन है तो वहां पर आप बहुत कंफर्टेबली उन स्टॉक्स को बाय कर सकते हो। फिर से एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखो, ये आपका मीडियन है, ये आपका प्राइस टू बुक है। प्राइस टू सेल्स और प्राइस टू कैश फ्लो भी यहीं पर है। इलिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए सिर्फ प्राइस टू बुक रखा हुआ है। मजगांव डॉक, ये आपका मीडियन है। जीआरएम ओवरसीज, ये आपका मीडियन है। 3M इंडस्ट्रीज, ये आपका मीडियन है। यहां पर आसपास कहीं आपने लिया। कभी आप बहुत ज्यादा एक्यूरेट इसमें हो जाओगे, कभी आप उतने एक्यूरेट नहीं रहोगे, लेकिन 1 या 2 साल का अगर आप पेशेंस रखोगे तो अच्छा ही करने वाला है आपका स्टॉक। ये आपका मीडियन है। GNXL, और कहां पर बाइंग हुई है? यहां पर बाइंग हुई है। ये मीडियन, ये यहां पर बाइंग हुई है। मैराथन नेक्स्ट जेन, ये मीडियन, यहां पर बाइंग हुई है। पावर मैक प्रोजेक्ट, ये मीडियन, यहां पर बाइंग हुई है। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू, राइट? क्या करना है आपको? प्राइस टू बुक, प्राइस टू सेल्स एंड प्राइस टू कैश फ्लो, इन तीनों पैरामीटर्स को उनके 5 साल के प्राइस टू बुक, प्राइस टू सेल्स एंड प्राइस टू कैश फ्लो से कंपेयर करके, जब ये 5 साल के प्राइस टू बुक, प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू कैश फ्लो से कम हो, तब आपको एक डिसाइसिव कॉल लेना है। पूरी एक बार प्रोसेस को दोबारा से हम चालू करें। आपको क्या करना है? सबसे पहले हमको सेक्टर फाइंड आउट करना है। सेक्टर जो टेलविंड में जाने का पोटेंशियल रखते हैं और अभी आउट ऑफ फेवर चल रहे हैं। कैसे हमको मिलेगा? मार्केट एनालिसिस में जाके हेडविंड, टेलविंड इंडिकेटर्स में सबसे पहले हम मार्केट देखेंगे, मार्केट टेलविंड में है या नहीं। या तो अगर पूरा मार्केट ही हेडविंड में है तो फिर सेंस ही नहीं बनता। तो मार्केट का 1 से ज्यादा स्कोर है मार्केट टेलविंड में। फिर हम वो सेक्टर्स देखेंगे जो टेलविंड में जाने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं, या सेक्टर जो प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी टेलविंड में जा चुके हैं। उन सेक्टर्स में जाकर हम उनका रैंकिंग करेंगे। जो टॉप 3, टॉप 5 नंबर ऑफ कंपनीज आएंगी उनको पकड़ेंगे। जैसे इसमें टोटल 20 कंपनी है तो टोटल हम 2 या 3 कंपनीज पकड़ेंगे, और इसमें मैं 300 करोड़ का लगा दूंगा। तो मेरे पास सीएट, मोदी रबर, MRF, जेके टायर आ गया। और फिर हमको इन स्टॉक्स में को पोर्टफोलियो रिव्यू टूल में जाकर कंपेयर कर लेना है। अगर मैं सीएट डाल देता हूं तो सीएट का स्कोर आ जाएगा। ये हमारे लिए एक ठीक ठाक अच्छा स्कोर है। फंडामेंटल स्कोर, मैनेजमेंट स्कोर, वैल्यूएशन स्कोर को सिर्फ प्राइमरी लेवल पर देखना है, और इस एवरेज स्कोर के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। वैल्यूएशन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, प्राइस टू बुक, प्राइस टू सेल, प्राइस टू कैश फ्लो, एंड दैट इज ऑल। ये लिंक मैं अफसर जी टीम के साथ शेयर कर दूंगा। मैंने आपको मैनुअली कैलकुलेट करना सिखा दिया। मैंने आपको बता दिया कि आप एक्सेल शीट में किस तरह से इसको बना सकते हैं, और मैंने आपको 1 क्लिक सॉल्यूशंस भी दे दिए। इससे पहले मैं अपनी सक्सेस स्टोरीज की बात करूं, मैं अपनी फेलियर स्टोरीज के बारे में बात करना चाहता हूं, जो कि इसी मॉडल से आई हैं, और इस तरह के फेलियर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, राइट? राजेश एक्सपोर्ट पहला एग्जाम्पल, जिसमें -50% में हमने रिटर्न्स लिया है, हमने -50% पर एग्जिट किया है। हैथवे -21% पर एग्जिट किया है। जी पावर -39% पर एग्जिट किया है। VST -10% पर हमने स्टॉक एग्जिट किया है। अगर आप स्मॉल और माइक्रो कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो और 40 स्टॉक का एक पोर्टफोलियो बना रहे हो, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 3 से 4 कंपनी में आपका कैपिटल 40 से 50% तक वाइप आउट हो सकता है। इस एक्सपेक्टेशंस के साथ आप आते हो तो ही आप स्मॉल और माइक्रो कैप के लिए एलिजिबल हो। अदरवाइज आप अपना पैसा लार्ज कैप में ही पार्क रखो, जहां पर आपको 12-14% एक कंफर्टेबल लेवल पर मिलता रहेगा 15-20 साल में। अगर आप स्मॉल और माइक्रो कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो तो 40 स्टॉक के पोर्टफोलियो में 4 स्टॉक्स ऐसे आप
अज्यूम करके चलना कि जिनमें 40 से 50% भी कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। तो ये है आपका रिस्क। इससे पहले कि मैं रिटर्न्स के बारे में बात करूं, अगर ये रिस्क लेने की कैपेबिलिटी आपकी नहीं है तो स्मॉल और माइक्रो कैप आपके लिए नहीं है, सिक्लिकल इन्वेस्टिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि वॉलेटिलिटी इसमें हमेशा ही रहेगी। बट वॉलेटिलिटी इज नॉट योर एनिमी, वॉलेटिलिटी इज योर फ्रेंड। अब मैं आपको बताता हूं हमारे सक्सेस स्टोरीज। अगर आपने ये कॉप अप कर लिया, इसके साथ आपने पेशेंस रख लिया, तो ये आपकी सक्सेस स्टोरीज बन सकती है। K&R रेल में हमने 16 गुना किया, मतलब 1500% रिटर्न्स। नव भारत वेंचर्स में हमने, तो K&R रेल में हमने 1500% किया, नव भारत वेंचर में हमने 1000% किया, क्यूपिड में हमने 1000% किया, फीएम में हमने 600% किया, मैराथन में हमने 1000% किया, मजगांव में हमने 800% रिटर्न्स किया। राइट? कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो मैंने पर्सनली होल्ड करके रखी थी, कुछ कंपनीज हैं जो हमारे रिकमेंडेशन पोर्टफोलियो में थी। उसका ये एक पूरा कंसोलिडेट, उसका ये एक्यूमुलेशन है। राइट? एंड दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट दिस प्रोसेस, कि जब आप लूज करते हो तो आप ये लूज करते हो 40%, 21%, 10%, 39%, लेकिन जब आप गेन करते हो तो आप 1500%, 1000%, 1000%, 700%, 1000% और 800% गेन करते हो, और इसी से आपके CAGR, मार्केट आउट परफॉर्मिंग CAGR ओवर द टाइम बनते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने लिंक हमारे टूल की अपसर्च टीम को ऑलरेडी दे दी है, तो आपको अगर लिंक चाहिए तो लिंक का भी आप कमेंट कर सकते हो, एंड दे विल प्रोवाइड इट टू यू पर्सनली। मैंने आपको सब कुछ कैलकुलेट करना वैसे भी सिखा दिया है, विदाउट लिंक भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो आई होप you watched this master class till the end, because if you have done that, you have already become complete value investor. That is what I have to say, right? So this is all from my side. My name is Nikhil Gangil. You can follow me on various social media and you can go to our website for more details. Thank you. Thanks a lot.